परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मेंस में नॉट ओनली क्वेरी, हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना। सो लाइक कि एक सेकेंड, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, मैं बताता हूँ। तुम शेयर कर लो ये डॉक्यूमेंट या अपना स्क्रीन जो भी शेयर करना है। मैं शेयर कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट ही शेयर होगा और क्या होगा। राइट, दिख रहा आप लोग को, ये डॉक्यूमेंट ही शेयर किया मैंने। गॉट इट, यस। हाँ देखिए सर। ओके, तो मैं, हाँ, तो अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास कई सारी चीजें पिक्चर में आती हैं। हमारा जो जो भी आपने डेटाबेस डिजाइन किया है, डिजाइन मतलब स्कीमा से लेके आपका मशीन लेवल पे, और लाइक इनपुट आउटपुट तो है ही, ये सब सारी चीजें एक साथ मैटर करती हैं आपके उसमें परफॉर्मेंस में। तो लाइक कि लेट्स लेट्स स्टार्ट विथ कि हम जब टेबल डिजाइन करते हैं, राइट, तो आई मीन ये इम्पैक्ट क्वेरी पे ही पड़ता है इन सब का, बट हाँ, उसका इम्पैक्ट कहाँ से शुरू होता है वो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ। तो लेट्स से कि आप जब टेबल डिजाइन करते हो तो हर कॉलम का आप डेटा टाइप यूज करते हो, आरडीबीएमएस ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आरडीबीएमएस ही रहेगा। तो उसमें हम we take data types for different tables. So let's and then we query on those columns when we apply filter on in where clause. So we use those columns. So let's say आपने आपने टेबल डिजाइन कर दिया, then whatever columns you have, like whatever data types you have chosen for your different columns, now you are just putting a query against it, against that particular table. So अब होगा क्या कि let's say you are just putting a query against one column, right? So I mean id कॉलम ही ले लो, id आपका एक कॉलम था, उस पे आपने किया select from table and then where id is this. अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो कि जो भी आपने आईडी के अगेंस्ट वैल्यू डाली है, मान लो अब आईडी आईडी ठीक है, इट साउंड्स लाइक एन इंटीजर बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ कैरेक्टर, कॉलम कैन बी अ कैरेक्टर, राइट। सो जब भी आप वो वैल्यू उसके अगेंस्ट डालते हो तो आपका जो भी इंजन है, बेसिकली उसको वही क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजर बोलते हैं। तो ऑप्टिमाइजर आपके टाइप को सेम करने की कोशिश करता है सबसे पहले। तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लोग जब भी ये क्वेरी डालते हैं, लाइक कि आपके पास वो कॉलम आपके पास कैरेक्टर है, ठीक है, नहीं लेट्स से इंटीजर है, आप उसको कैरेक्टर में डाल दिए डबल कोट में कि आईडी इक्वल टू कोट कोट जो भी है 1 2 3। सो अब यहाँ पे वो क्या करता है ना, वो पहले जितने भी वैल्यूज प्रेजेंट हैं उस कॉलम में, उस पर्टिकुलर टेबल में, उनको पहले कास्ट करता है वो डिफरेंट उस सेम टाइप में जिस टाइप में आपने वो वैल्यू सबमिट करी है। तो हमेशा इस चीज का एक ध्यान रखना चाहिए हमें कि आप अगर कैरेक्टर पे फिल्टर कर रहे हो तो आपका जो वैल्यू सबमिट कर रहे हो वो कैरेक्टर होना चाहिए, आप इंटीजर पे कर रहे हो तो इंटीजर होना चाहिए, राइट। सो ताकि आप उस कास्टिंग वाले कॉस्ट से बच जाओ, और वो कॉस्ट ना आपके रिजल्ट सेट पे वेरी करते हैं। आप बहुत ज्यादा डेटा फेच कर रहे हो, नहीं डेटा लाइक टेबल में डेटा कितना उस पे प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज वो पूरे उसको कास्ट करके मैच करने की कोशिश करता है। तो वो कास्टिंग में, ये कास्टिंग क्वेरी टाइम में कह रहे हो कि आप हाँ रन टाइम पे, ये Okay. जब आप सेलेक्ट करते हो ना, जैसे कि आपका टेबल है तो उसमें कॉलम्स है आईडी नेम, बट आईडी अगर इंटीजर है तो जब आप फ्रॉम टेबल सेलेक्ट करोगे ना, हाँ तो मेरा कहने का इतना मतलब था कि अगर आईडी इक्वल टू आपने 1 2 3 डाला है और अगर आपका आईडी इंटीजर है तो आपका ये पूरे जितने भी वैल्यूज है ना आईडी कॉलम में, वो सबको पहले स्ट्रिंग उसमें वैरचर में कास्ट करेगा, कैरेक्टर में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक यहाँ पे ये बड़ी गलती होती है। और दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं हम, वो
कॉलम पे कोई हमें एग्रीगेशन या कोई फिल्टर नहीं लगाना होता। लाइक कि अगर आप ये करोगे कि आईडी मॉड्यूलस 4 इक्वल टू समथिंग, लेट्स से आप यहाँ पे अगर आप 2 करना चाहते हो कि 4 से डिवाइड करके जितने 2 आएंगे, तो ये भी आपका बहुत बड़ा कॉस्ट है। ये आपको कभी नहीं करना होता है क्वेरी में। कब नेवर पुट एन ऑपरेटर अगेंस्ट योर कॉलम, ठीक है। हमेशा उसको किसी तरीके से आप वैल्यू पे करो। आप एक रेंज भले दे सकते हो कि ग्रेटर देन समथिंग और लेस देन समथिंग, दैट इज ऑल फाइन। हम इंडेक्सिंग की जब बात करेंगे ना, तब पता चलेगा कि जब आप अगर आईडी पे आपका इंडेक्स लगा हुआ है ना, अगर आपने जैसे ही कॉलम पे कोई ऑपरेटर लगाया, आपका इंडेक्स वो कभी नहीं यूज करेगा। वो उसे भूल जाएगा कि उसे इंडेक्स यूज करना है, तो फिर वो पूरा का पूरा टेबल स्कैन हो जाता है। दोबारा बताओ लास्ट वाला पॉइंट क्या? जब ऑपरेटर लगाया तो यूज नहीं करेगा इंडेक्स? नहीं करेगा सर, वो इंडेक्स नहीं यूज करेगा। अगर आपका इंडेक्स बना हुआ है एक टेबल पे, जो इंडेक्स आपने आईडी कॉलम पे बनाया था, तो अगर आपने फिल्टर में ऐसा लगाया, आपने कोई भी ऑपरेशन लगा दिया मैथमेटिकल उस पर्टिकुलर कॉलम पे, तो वो इग्नोर कर देगा उसको, इंडेक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है। हम कई जगह करते हैं, हम लाइक ऐसे भी कर देंगे कि कुछ भी ऐसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन जरूर हम करते हैं, आईडी डिवाइडेड बाय समथिंग और आईडी समथिंग, ऐसे करके हम फिल्टर करते हैं। तो ये सब हमें अवॉइड करना होता है। जो एसक्यूएल फंक्शन होते हैं वो लगाए, जैसे डेट टाइप में जो लगते हैं, जनरली डेट टाइप। एग्जैक्टली, हाँ, डेट वाला सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं हम ऐसे करेंगे ना कि डेट, ऐसे अगर कोई डेट वाला कॉलम है तो हम क्या करते हैं कि ईयर इक्वल टू ईयर ऑफ वो कॉलम, और इसको 2012 कर देंगे। ये अब आप भूल जाओ कि वो फिर उस कॉलम को कभी भी वो इंडेक्स यूज करेगा, ये कभी नहीं करेगा। नहीं तो मतलब जितने अदर फंक्शंस लगाते हैं, बाकी जो फंक्शंस हैं मान लो, राइट, वो सब यूज करते हैं, कौन सा यूज नहीं करता? ये सब क्या फंडा क्या है? देयर आर मेनी फंक्शन, काउंट है मान लो किसी कॉलम का या कुछ। सर वो सेलेक्ट पे लगता है ना, जो काउंट हो गया, मैक्स हो गया, वो सब सेलेक्ट में आप लगाओ कुछ भी। अच्छा। जैसे अगर आपको देखो, इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ लिखने का, कि अगर आपको 2012 कॉलम के सारे वो चाहिए, ठीक है, वैल्यूज चाहिए, तो आप इसको ऐसे कर लो कि कॉलम का नाम है कॉल, ठीक है, तो आप इसको मतलब ग्रेटर देन 2011 कर लो एंड लेस देन 2013 कर लो, ठीक है। So by this way it will use that particular index built on particular column. अच्छा, अगर आपने फंडा है कि मतलब हम फोर्स कर रहे हैं ऐसे इंडेक्स यूज करें, ऐसा कुछ नहीं होता ना? कि नहीं, इस पे कभी भी कुछ नहीं करेगा सर, वो कितना भी आप फोर्स कर लो। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा कोई? ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, मतलब। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग चीज है जिसको हम अवॉइड करेंगे। और ये भी बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब जूनियर डेवलपर्स तो बहुत ये वाली मिस्टेक करते हैं, हम भी शुरू में करते ही थे। इसमें ना आप बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखोगे। मेरे पास डेमो नहीं है दिखाने के लिए, मैं बहुत प्रिपेयर होता ना तो मैं आपको डेमो रिकॉर्ड करके दिखाता। आप इसमें इतना समझ जाओ कि बहुत ज्यादा डेटा है, तो आपको 20 सेकेंड्स एंड 2 मिली सेकेंड्स इतना तक का भी डिफरेंस आ सकता है, बहुत अगर डेटा है टेबल में तो। तो ब्रिजेश तुम ये कह रहे हो वहाँ पे कोड लगा देने से ये इशू आ जाता है? हाँ, नहीं मतलब वो टाइप कास्ट कर देगा उसको डेटा टाइप मस्ट मैच समझ लेगा। हाँ, क्या अच्छा। जो भी आप वैल्यू दे रहे हो ना, वैल्यू का जो टाइप है और जो आपका कॉलम का टाइप है, दोस मस्ट बी सेम। आप कभी कैरेक्टर को आईडी के अगेंस्ट और इंटीजर के अगेंस्ट और इंटीजर को कैर के अगेंस्ट कंपेयर ना करो। ओके, गॉड। हाँ, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से वो मैच करने लगेगा। आई मीन मतलब अपने हिसाब से पहले कास्ट करेगा उस टेबल के सारे वैल्यूज को, और देन वो एग्जैक्ट मैच करेगा। ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। राइट हैंड साइड पे ब्रिजेश हम लोग फंक्शन लगा सकते हैं ना, कोई भी ऑपरेटर या फंक्शन राइट हैंड साइड। तो हाँ, राइट हैंड साइड पे वही है कि आप जनरली स्टैटिक वैल्यूज ही पास करते हो ना, या वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जो तीसरी लाइन पे तुमने जो लिखा है ना, ईयर ऑफ कॉलम, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि राइट हैंड साइड पे एक डेट क्रिएट कर दें जिसकी वैल्यू 112012 इस तरह हो। हाँ, वो तो आप कर सकते हो, मतलब वो तब भी वो काफी मतलब कॉस्टली होगा। उसकी कॉस्ट तो बहुत ही कम होगी ना, अगर आप ऐसे एक डेट क्रिएट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि ये टेबल पे नहीं लग रहा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन स्टैटिक है। हाँ, वैल्यू पे लग रहा है। ऐसा हम प्रोग्रामिंग में भी तो नहीं करते हैं। हम प्रोग्रामिंग में जनरली एक वेरिएबल लेते हैं और फिर वेरिएबल को कुछ मतलब
असाइन कर लेते जो भी होना होता है और उस वेरिएबल का देन आगे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्यों ही करना है? देखो यहाँ पे हम तब मतलब ये हमारे लिए क्या यूज किया हुआ ऐसा करने के लिए? हमारे पास हो सकता है ईयर अलग से आ रहा हो, मंथ अलग से आ रहा हो, डे अलग से आ रहा हो और एक डेट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको एक एक करके रख लेंगे वेरिएबल को, फिर वेरिएबल को उठा के यहाँ पे यूज कर लेंगे, है ना? तो मतलब आई थिंक बेसिक प्रोग्रामिंग वाली चीज हो गई। So, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम क्वेरी करते हैं। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन क्वेरी लेवल पे है और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इंडेक्सिंग तो चलो यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात नहीं हुई, बस एक बात हुई कि यहाँ इंडेक्स यूज नहीं करेगा ऐसे केस में अगर हम ऑपरेटर लगाएंगे तो। बाकी हाँ चलो ये हो गया। नोट्स भी तो नहीं है ना मेरे पास, नहीं तो इंडेक्सिंग में मुझे लगता है कि काफी हम लोगों को तो आइडिया होगा ना कि इंडेक्सिंग क्या होती है। सो इंडेक्सिंग लाइक जब हम टेबल क्रिएट करते हैं टेबल इज मतलब जो रॉ टेबल होती है हम हीप बोलते हैं दोनों में। अच्छा मैंने एक अभी इतना तो मैंने पढ़ा कि डिफरेंस कितना रहेगा। अगर मैं सिर्फ सीक्वल सर्वर का सबको बताने लगूँ तो वो कितना एप्लीकेबल होगा माई सीक्वल में। तो थोड़ी सी चीजें हैं, मतलब थोड़ी सी चीजें कॉमन है, काफी चीजें डिफरेंट हैं दोनों में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आर्किटेक्चर लेवल पे है दोनों का, क्योंकि सीक्वल सर्वर में जो है ना कि हर चीज एक साथ है। हो हमारा जो कॉमन फ्लो होता है, मतलब जो आर्किटेक्चर होता है डेटाबेस का, तो हम यहाँ पे ब्लॉक बन सकते हैं क्या? नहीं बनेगा, ब्लॉक बन जाएगा। हाँ इसी में एक कोई टेबल उठा लो, एक टेबल उठा लो एक सेल का। हाँ अच्छा बहुत बड़ा हो गया, चलो ठीक है कोई नहीं, इसको हटाते। तो हमारे पास जब हम क्वेरी सबमिट करते हैं फिर उसके बाद ये चीज पार्सर को जाती है। क्वेरी पार्सर उसको पार्स करता है सिर्फ लाइक कि ज्वाइन है उसमें तो दो एंटिटी हो गई, उनको मतलब जो ट्री बनेगा बेसिकली ये ट्री बनाता है उस पाथ, जो भी क्वेरी का पाथ एक बन के आएगा ना कि कहाँ से किसको डेटा फेच करना है, वो सब ये पार्सर काम करता है। और ये भी चेक भी करता है सिंटेक्स वगैरह। SQL सर्वर में तो अलग एंटिटी ही होती है पार्सर और सिंटेक्स चेक करने वाला। उसके बाद जो होता है ना ऑप्टिमाइजर होता है, ये ऑप्टिमाइजर को दे देता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्वेरी कैश होता है और इसी के पैरेलल में ऑप्टिमाइजर होगा है। मतलब कि अगर क्वेरी कैश से उसको मिल जाती है वो क्वेरी, जो पहले क्वेरी कैश में प्लान पड़ा होता है। प्लान बेसिकली क्या होता है कि आपका हर क्वेरी का चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका एक प्लान क्रिएट होता है। क्वेरी प्लान में वो XML फाइल होती है बेसिकली, उसमें वो मेंशन होता है कि इस डेटा मतलब ऐसी क्वेरीज के लिए मुझे कौन से एक्सटेंट या पेज के पास जाना है। काफी जितनी इन्फॉर्मेशन रख सकता है वो रखेगा। वो डिजाइन के ऊपर है बेसिकली कि आप बस इतना समझो कि एक क्वेरी से डेटा फेच करने के लिए क्या क्या चीजों को जानना उसके प्री नॉलेज में हो तो उसके लिए बेटर रहेगा, वो उसको प्लान बोलते हैं। थोड़ा और क्लियर होगा, अभी बताएंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, इंडेक्स और स्टैटिस्टिक्स वगैरह आते हैं। अब होता क्या है कि क्वेरी सबमिट करोगे ना तो पार्सर अब उसके बाद ऑप्टिमाइजर को देता है। ऑप्टिमाइजर ही सारी चीजें करता है ऑप्टिमाइज करने की मतलब कि यहाँ पे सारी एल्गोरिदम लिखी रहती हैं कि इसको कैसे डेटा फेच करने जाना है विद द हेल्प ऑफ प्लान। मतलब प्लान तो मिल गया, मतलब प्लान भी क्रिएट करके उसको कैश में डाल देगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैं बोलने वाला था यहाँ पे प्लान नहीं,
तो लोग इस लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हैं ना अपना, कि मतलब क्या कैसे ऑप्टिमाइज करें या क्या पिक करें प्लान, वो सब कुछ करते हैं ना कुछ। आ, नहीं सर, ऑप्टिमाइजर जो है ना, ऑप्टिमाइजर ही कोर होता है किसी भी डीबीएमएस का, और वही कोर टीम लिखती है। ऑप्टिमाइजर में आप कुछ नहीं कर सकते। और पता है, इनफैक्ट जो सीक्वल सर्वर का ऑप्टिमाइजर है, उसका कोर टीम के अलावा दुनिया में किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट है, और वो ओथ लेते हैं अपनी टीम से कि ऑप्टिमाइजर के कोड को कहीं कि किसी भी एल्गोरिदम को वो एक्सपोज नहीं करेंगे। तो जो जितने भी ये वो होते हैं ना आपके ये जो कोर्स कराते हैं सीक्वल सर, देखो सबसे ज्यादा कोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, कि कोई आके डॉटनेट पढ़ा रहा है, कोई सीक्वल सर्वर पढ़ा रहा है और अपना पैसा बना रहा है। तो उसके कई रीजन है। एक रीजन ये भी है कि नॉलेज गैप है। एक रीजन ये भी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे लोगों को ऑथराइज भी करता है थर्ड पार्टी, अब जाके हमारी चीजें प्रमोट करो या पढ़ाओ लोगों को। बट जो मैं बंदे से मैंने मास्टर क्लास करी थी ऑप्टिमाइजर की, उसने खुद बोला था कि ऑप्टिमाइजर में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम गेस करते हैं कि ये ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर कोर होता है। इसका माइस्क्यूएल का तो ऑफ कोर्स ओपन सोर्स है, तो इसका तो आप कोड भी देख सकते हो कि ऑप्टिमाइजर में क्या लिखा है। इन्होंने कोड गिटहब पे डाल भी रखा है, वो पूरा सी में है। मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि क्या है, तो वो काफी क्लियर है। यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे नहीं, हम प्लान को एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता भी नहीं है ना कि कौन सा प्लान यूज होगा। वो क्वेरी के बेसिस, सिमिलर क्वेरीज का एक प्लान होता है, और प्लान कैश की एक लिमिटेड साइज भी होती है, और कैश से प्लान आता जाता भी रहता है, जस्ट लाइक कि अदर कैश जो भी वर्क करता है। और यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा था कि ये चीज होती है जो सारे डीबीएमएस में ऑलमोस्ट कॉमन है। इसके अलावा जो नीचे की चीजें हैं ना, वो सीक्वल सर्वर में स्टोरेज, इसके बाद पूरा का पूरा स्टोरेज आ जाता है। तो स्टोरेज इंजन जो है माइस्क्यूएल का, वो आपके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप अपना स्टोरेज इंजन लिख सकते हो और प्लग कर सकते हो। और जो कॉमन स्टोरेज इंजन आप जानते भी हो, लाइक माइसैम और इनोडीबी, जो वर्ल्ड वाइड ज्यादा यूज होते हैं। और हर स्टोरेज इंजन की अपनी स्पेसिफिक क्वालिटी है या फंक्शनैलिटी है। और आई थिंक यहीं पे माइस्क्यूएल विन करता है, और कई सारी चीजों में, कि आपके फंक्शनैलिटी के बेसिस पे आप हाँ, माइस्क्यूएल में क्या है ना, आप टेबल लेवल पे डिसाइड कर लेते हो कि इस टेबल को मुझे कौन से स्टोरेज में डालना है। तो जैसे कि आप मतलब कि कॉमन है वो, बाय डेफिनेशन इनोडीबी आपका एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है और माइसम नहीं करेगा। आपको ट्रांजैक्शनल चीजें चाहिए तो आपको इनोडीबी ही ऑप्शन है। तो आप ऐसे टेबल्स को इनोडीबी में डालोगे, और ट्रांजैक्शंस जिन पे आपको इन्फोर्स करना है। आपको रीड के लिए शायद मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, बट माइसम रीड के लिए ज्यादा सही होता है। वहाँ पे कुछ आपका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है लॉकिंग में, तो ऐसे है। नहीं तो बेसिकली माई सीक्वल, तो मुझे लगा कि माई सीक्वल तो बेसिकली कंसिस्टेंसी तो प्राइमरी चीज है ना, तो दोनों इंजन में नहीं है क्या वो चीज? नहीं, जो स्टोरेज की बात हुई ना, चीजों को कैसे रखेगा और वो सब, तो वो नहीं तो थोड़ा कहते थे कि इनोडीबी में एसिड होल्ड करेगा, शायद दूसरे में नहीं होल्ड करेगा, ऐसा बोले ना कुछ तो। हाँ, ये तो माइस्क्यूएल में है ना। माइस्क्यूएल में अगर आपको ट्रांजैक्शंस वाली चीज चाहिए तो इनोडीबी ही देगा, दूसरा इंजन नहीं देगा। दूसरे इंजन का क्या यूज केस है? तो वो तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। ओके। माइसम का एक चीज मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, कुणाल भी एक बार, हम लोग बहुत पहले डिस्कस भी कर रहे थे। आई डोंट नो कुणाल को याद हो, बताओ अगर कुणाल कुछ पॉइंट हो तो। हाँ, मतलब एक फंडामेंटल डिफरेंस, दो मेन जो MySM है और इनोडीबी है, दो मेन इंजन्स। तो MySM में जो होता है टेबल लेवल लॉकिंग होती है, और इनोडीबी में रो लेवल लॉकिंग होती है। तो उसके कारण से क्या होगा कि ट्रांजैक्शन सपोर्ट तो आपको इनोडीबी देगा, लेकिन अगर टेबल लेवल लॉकिंग आप कर ले रहे हो तो आपका रीड जो होगा वो बहुत फास्ट होगा, लेकिन आप कंकरेंट कॉल्स नहीं कर पाओगे। कंकरेंट कॉल्स विल बी वेरी स्लो बिकॉज पूरा टेबल लॉक्ड है। अच्छा, ये एक दूसरा जो क्वेश्चन था ना, उसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था कि अपार्ट फ्रॉम लॉकिंग इज देयर अ वे टू राइट, जो भी है, मतलब कि लॉकिंग तो हमेशा होती ही है जब भी आप इंसर्ट अपडेट और डिलीट करते हो। बिना लॉक किए वो
ये ऑपरेशन डीएमएल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो इसके लिए ना माइज्म में एक कॉन्करेंट रीड होता है, अगर आप उसको देखना चाहो तो वो आपको रीड के साथ ही राइट की परमिशन देता है। मतलब कि जो इंसर्ट अपडेट डिलीट होते हैं वो सबको ब्लॉक करते हैं, रीडर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक वो फिनिश नहीं करेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट, सो नोबडी कैन रीड। इसका अल्टरनेटिव और है SQL सर्वर में एक नो लॉक करके चीज होती है, वो नो लॉक लगा दो अपने टेबल के आगे, तो देन आपका वो चलता रहेगा। बट स्टिल जब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हो ना तो वो भी नहीं चलता है। इंसर्ट अपडेट डिलीट मतलब एक्सक्लूसिव लॉक लगाता है, जब तक वो ऑपरेशन फिनिश नहीं कर लेता, सो ऑल रीडर्स वुड बी वेटिंग। तो इसमें जो कॉन्करेंट रीड होता है ना MyISM में, वो थोड़ा सा उसके बारे में मैंने ये पढ़ा था, तो वो ये बोल रहा था कि इसमें इन्होंने ऐसे डिजाइन किया है कॉन्करेंट रीड को, ये हमेशा जो इंसर्ट करेगा, बेसिकली इंसर्ट की बात होगी तब, वो हमेशा एट द एंड करेगा, जो भी लास्ट में मतलब पेजेस खाली होंगे उस पे जाके करेगा। और मीनवाइल जो पीछे के पेजेस हैं जिन पे डेटा पड़ा हुआ है ना, उनसे रीड करने की वो आपको परमिशन देगा। जो नई चीजें इंसर्ट हो रही है, नई रोज, वो लाइक कि आपका अरे है उसके एंड पे जाके इंसर्ट हो रही है, और इधर जो आपकी पिछली रोज है उसको रीड करने का ऑप्शन देगा। अच्छा, so this is only for concurrent read वाला केस, right? हाँ, वो concurrent but ब्रिजेश, concurrent read तो everybody should support ना? हाँ, रीड तो शेयर्ड लॉक होता है, राइट? रीड एंड राइट नहीं होगा एक साथ तो support, शेयर्ड but लॉकिंग में क्या प्रॉब्लम है? सॉरी, ये concurrent insert है, concurrent write होगा। शेयर्ड लॉकिंग तो है, रीड सब लोग एक साथ कर सकते हैं अनलेस कोई राइट कुछ ना कर रहा हो। रीड तो शेयर्ड लॉक करता है, 2 लोग या 5 लोग एक साथ रीड कर सकते हैं, वो ऑफ कोर्स बहुत ही लॉजिकल चीज है। हाँ, तो वो कॉन्करेंट इंसर्ट की बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग एक साथ इंसर्ट भी कर सकते हैं, वो उसकी ये बात थी, और उसी टाइम पे पुराना डेटा रीड कर सकते हैं। बट उसके बारे में और डिटेल देखनी पड़ेगी, ये बस उसके लिए था कि एनीवेज। अच्छा, मैं यहाँ से इंडेक्सिंग बताने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आपका रॉ टेबल होता है, इट इज जस्ट अ हीप, और जो हमारा टेबल में डेटा होता है, वो हर डेटा हमेशा पेजेस के फॉर्मेट में होते हैं। 4 KB के आपके पेज होते हैं, और हर पेज पे आपका डेटा वो 4 किलोबाइट का पड़ा होता है। एक 4 KB में जितना भी आप डेटा रख सको, एक पेज फिल हो गया, फिर मल्टीपल पेज, ऐसे बहुत सारे पेजेस होंगे। ऐसे ही 4 KB के मतलब कि ऐसे 8 पेजेस को बना के एक एक्सटेंट बनता है। तो ये बस मतलब ये किसके स्पेसिफिक है ब्रिजेश, इन जनरल मेमोरी के बारे में या फिर स्पेसिफिक टू SQL? आई थिंक जनरल मेमोरी में भी पेजेस ही होते हैं, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा। हाँ, तो पेजेस का मतलब ये साइज वेरी करता होगा ना, या ऐसे ही कुछ बिट पे डिपेंड करता होगा, कुछ तो होगा। ये फिक्स होता है? आई थिंक फिक्स होता है, एक बार सर्च कर लेंगे, बट फिक्स होना चाहिए पेजेस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 4 KB का पेज दे रहा है तो SQL 6 KB का पेज तो बना नहीं पाएगा। और आई डोंट नो, आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 KB के पेजेस होते हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, सर्च करना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, ये बस स्टोरेज लेवल की बात हो रही थी कि ऐसे पेजेस के फॉर्मेट में डेटा होता है। अब होता क्या है ना, ये चीजें ऐसे इसलिए रखी गई हैं कि हम जब हम रीड करेंगे तो कहाँ से चीजें उठानी है। अब इन सबसे टॉप पे एक पेज होता है, मास्टर पेज कर लो या जो भी हो, तो उसके पास सब सारे उसका एड्रेस रहता है कि कौन सा एक्सटेंट, मतलब कि कहाँ पे है मेमोरी में, उसका एड्रेस होता है मास्टर पेज के साथ के पास। ये सब टेबल लेवल की चीजें हैं। तो अब जैसे कि एक टेबल में जब भी आप सिंपली एक हीप है, तो आपने उसको ID इक्वल टू कुछ भी फिल्टर मारा, तो मास्टर पेज के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कौन से एक्सटेंट में कौन से लाइक कहाँ से कहाँ तक का डेटा है,
वो एक ना अभी जब हमने इंडेक्स नहीं बनाया है तो वो एक यूनिक स्पेसिफायर रखता है अपने से, इंडेक्स है भी नहीं तो भी एक यूनिक स्पेसिफायर रखता है वो। नहीं यार, यूनिक स्पेसिफायर नहीं रखेगा तो वो पूरा टेबल स्कैन क्यों करेगा। तो मास्टर पेज में बस कहाँ पे लोकेशन है एक्सटेंड्स की और पेजेस की वो इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, कि वेयर आर द पेजेस। लेकिन जब इसके पास कोई इंडेक्स नहीं है तो आपके पास सिर्फ इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पूरा टेबल सर्च करे। तो पूरा टेबल सर्च करेगा, ताकि एक पेज से उठाएगा और जब तक कि आपका मिल नहीं जाता आपके मैचिंग का वेयर क्लॉज में डेटा, तो वो पूरा स्कैन करेगा, ठीक है। तो ये तो जनरल बात हो गई। अब जब हमने इंडेक्स बना दिया, सो अब आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स अब हमेशा एक पर्टिकुलर कॉलम या मल्टीपल कॉलम से बनाओगे तो उस पूरे कॉलम का डेटा उठा के वो एक अलग मेमोरी लोकेशन में रखेगा और उस लाइक कि लेट्स से आपने आईडी पे इंडेक्स बनाया तो आईडी का पूरा डेटा उसने उठा लिया एक कॉलम का, अब वो एक अरे हो गई, ठीक है। अब वो उस पे बी ट्री बनाएगा उस पूरे डेटा पे, बी प्लस ट्री होता है बेसिकली, बी ट्री तो ठीक है वो फॉर्म ऑफ बी ट्री होता है, बी प्लस ट्री। तो पूरा एक बी प्लस ट्री बनाएगा स्ट्रक्चर, और उसको वो भी जो बी प्लस ट्री के जो नोट्स होंगे या बीच के भी जो भी डेटा रखने की चीज होगी वो पेज ही होगी, हमेशा पेज पे ही डेटा अलोकेशन होता है। सो वो एक स्ट्रक्चर बना के अलग से रख दिया उसने मेमोरी में जब भी आपने इंडेक्स बनाया तो। और अब जब हम इंडेक्स डिस्कस करेंगे ना दो टाइप के, अभी चलो मान के चलते हैं कि हम प्राइमरी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब इस प्राइमरी इंडेक्स को अलग अलग डेटाबेसेस में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। जब भी आप एक प्राइमरी की बनाते हो ना, तो प्राइमरी की इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट, उसको एनफोर्स करने के लिए इंडेक्स बनता है आपके स्टोरेज लेवल पे। तो प्राइमरी की के अगेंस्ट हमेशा एक आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है, उसी को प्राइमरी इंडेक्स ही बोलते हैं। सो अब जो प्राइमरी इंडेक्स या क्लस्टर इंडेक्स होता है ना, वो आपका पूरे जो टेबल का डेटा है जिस कॉलम पे भी आपने प्राइमरी इंडेक्स बनाया है उस कॉलम पे आपको शॉर्ट कर देगा। वो आपको फोटो दिखा देते हैं इसकी, तब क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मुझे करके रखना चाहिए। तो नॉन क्लस्टर खोला मैंने, कोई भी इसमें से निकाल सकते हैं। नहीं बनाया, पहले वाला देखो, ये वाला, चलो ठीक है ठीक है। तो अब जैसे आपने जब बना दिया इंडेक्स, तो ये देखो ये ऐसे आपकी वैल्यूज रख दिया क्लस्टर इंडेक्स कीज, मतलब कि वही जैसे बी ट्री हम बनाते हैं, सॉरी बी प्लस ट्री बनाते हैं, तो पहले में रेंज रखते हैं कि इसके पास जो दो पॉइंटर है दोनों पॉइंटर में किसके कहाँ से कहाँ तक का डेटा है, तो वो इसमें सिर्फ उसकी रेंज बनी होगी। इसमें फिर उससे वाली रेंज है ना, लाइक इसमें 1 to 50 का ये पॉइंटर है, 51 to 100 का ये है, फिर यहाँ उसको और 10 का करा बना देगा। तो ऐसे करके सिंपली बी प्लस ट्री बनेगा। और यहाँ जब नोट्स पे ही डेटा होता है बी प्लस ट्री में, तो यहीं पे आपके पेजेस लिंक्ड होंगे, जो भी डेटा के पेजेस होते हैं। भाई ये बी प्लस ट्री थोड़ा सा क्या होता है? बी प्लस सेगमेंट ट्री जैसा है क्या कुछ? अरे सर बी प्लस ट्री तो बी प्लस ट्री बताएंगे जब इंडेक्स बनाएंगे तभी बी प्लस ट्री बनेगा, वैसे हाँ नहीं होगा, तभी बनेगा। हाँ वैसे ही रहेगा, राइट? हाँ वैसे ही रहेगा वो। सर बी प्लस ट्री ना एक बी ट्री हुई होता है, उसमें यह है कि वैल्यूज लीफ पे होती हैं और जो बीच के नोड्स हैं उसमें सिर्फ पॉइंटर्स होता है कि वैल्यूज कहाँ पे होंगी उस पे पहुंचने के लिए। ओके हाँ सर, वैसे सेगमेंट ट्री जैसा ही है। अच्छा वही लग रहा है मुझे भी कुछ ऐसा जब बात। हाँ एकदम इंटरवल ट्री ही लग रहा है। हाँ अच्छा, तो सेगमेंट ट्री तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो बी प्लस ट्री पढ़ते हैं बचपन में।
भैया में केवल बी ट्री पढ़ते हैं, बी प्लस पढ़ते सही क्या सबसे पहले बीच में पढ़ते हैं सेगमेंट में एक रहता है कि प्लस भी तो पढ़ा है ना। हैं। हाँ, डिवाइड पढ़ा है। ये साला प्लस अपने आप लगा लिया। अरे सर B+3 था तो उसमें सेकंड ईयर में 20 क्या 20 में प्लीज यार उसमें था सर, कोर्स में पढ़ा था हम लोग। हमारे सिलेबस में था सर। हाँ सिलेबस में तभी था याद हमारे प्लस। सर इसमें वो सेगमेंट ट्री में हम लोग हमेशा 2 में डिवाइड करते हैं ना। यहाँ पे एक वो रहता है, एक साइज रहता है, उस चिल्ड्रन जितने उससे ज्यादा चिल्ड्रन होंगे तो वापस वो डिवाइड हो जाएगा। सेगमेंट ट्री में ऐसा नहीं होता। सेगमेंट ट्री में हमेशा आप 2 में डिवाइड करते हो, 2 में डिवाइड करके वो बन जाता है। और यहाँ पे जो चिल्ड्रन रहता है उनका एक साइज फिक्स रहता है। नहीं, यहाँ जैसे चिल्ड्रन होता है, का साइज फिक्स होता है या वैल्यू अगर उससे ज्यादा होता है तो वो दूसरे मोड में जाता है। चिल्ड्रन का साइज फिक्स होता है कि इतने 5 या 10 चिल्ड्रन रहेंगे, उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा तो वो बाद में फिर से फॉर्क हो जाएगा। मुझे तुम्हारे उसमें बाकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक उसका जो S2 लाइब्रेरी है गूगल मैप की ना, उसमें जो क्वार्टरी इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ ऐसा ही है। पहले 4 जोन में डिवाइड कर लिया, फिर प्लेस बढ़ गई तो फिर फर्दर 4 और प्लेस बढ़ गई तो फिर फर्दर 4 क्वार्टरी बनाता जाता है वो कुछ। हाँ, वो बी प्लस का सब ट्री कह सकते हो आप, मतलब उसका सबसेट एक तरीके से। मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी इसने इमेज गलत बनाई है। ये बाइनरी ट्री है, यहाँ पे 3 इसके नहीं होंगे चाइल्ड पहले 2 होंगे, फिर 2 के 4, 4 के 6, 4 के 8 ऐसे ही होंगे। अरे अजीत सर ने भेजा एक चैट में, वो सही है। नहीं सो ब्रिजेश B+ ट्री में तो हो सकता है ना, बाइनरी ट्री में नहीं हो सकता। हाँ B+ है भाई ये तो। B+ में तो हो ही सकता है। क्या होता है? नहीं B+ में तो कितने भी हो सकते हैं। बी प्लस में चाइल्ड कितने भी हो सकते हैं। बी प्लस में क्या होता है ना कि वो वैल्यू पे डिपेंड करता है राइट। कि जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, उसके बेस पे वो डिसाइड होता है कि कौन से नोड के अंदर में जाएगा वो। ओके तो फिर यार मल्टी लेवल बनाने का क्या मतलब है? फिर आपके हिसाब से तो यहीं रख ले सारा। नहीं वो भी अजीत आई थिंक वो BST में होता है। क्या? वो सर्च ट्री में होगा, BST में। वो तो बाइनरी सर्च ट्री, उसके 2 ही चाइल्ड हाँ। होते हैं ना बस। हाँ तो वो नहीं, जो तुम जो लॉजिक बता रहे हो ना कि किसमें जाएगा वो डिसाइड होता है। हाँ तो वो नहीं, बी प्लस में भी होता है, बी वही प्लस में भी सर ऐसा ही बट होता है। इसमें 2 से ज्यादा चाइल्ड होते हैं। हाँ 13 के बाद 9, 11 सब छोटे इधर है। नहीं ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना। नहीं अरे बीटी में नहीं, ऐसा ट्री ही बनाने का मतलब ही तो यही है ना कि तभी तो इंडेक्सिंग सर्चिंग फास्ट इंडेक्सिंग होगी ना। लगती है, वरना इंडेक्सिंग नहीं लग तो पाएगी। अगर सर्च के अकॉर्डिंग तुम रखोगे नहीं तो सर्च फास्ट कैसे होगा फिर। और इसका भी सर एक रीजन है, क्योंकि डेटाबेस में क्या रहता है कि आप सारा डेटा एक ही नोड में नहीं रख सकते हो, क्योंकि डेटाबेस में पूरा डिस्क पे डेटा रहता है और आप धीरे धीरे करके लेके आते हो मेमोरी में। तो दैट्स व्हाई यू हैव अ लिमिट कि एक नोड में इतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो बार बार नहीं ये नहीं समझ पाया मैं, ब्रजेश फिर से बोलो। क्योंकि डेटाबेस में पूरा डेटा डिस्क पे रहता है ना, तो आप इंडेक्सिंग करते तो जब कैसे छोड़ो, फिर जो अगर इंडेक्सिंग करते हैं तो उसमें जो डेटा है ना डिस्क पे वो नहीं चेंज होता है कभी भी, वो डेटा तो वैसे ही रहता है, राइट। हाँ जस्ट ये ट्री जो है उसका रेफरेंस रखता है। जब क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है तब डेटा के स्टोरेज पे डिपेंड होता है कि हाँ वो स्टोरेज इस ऑर्डर में होगा, लेकिन अगर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग होती है उस केस में नहीं होता है ये। उस केस में केवल B+ ट्री बन जाएगा और डेटा जैसे स्टोर होना है वो वैसे स्टोर रहेगा, जस्ट ऑर्डर ये रहेगा। और जब भी किसी को सर्च करना होगा तो जितने भी लीफ नोड मिले उनका एड्रेस लीफ नोड से मिल जाएगा और फिर O1 में सर्च हो जाएगा। बाइनरी ये B+ के ऊपर सर्च करने के बाद जो सर्च होगा वो O1 हो जाएगा सीधा सीधा। नहीं तो यहाँ पे एक चीज बताओ, मान लो कि डेटा जो है जैसे टेक्स्ट डेटा है राइट, उसी के लिए तुमको अलग से स्टोर करना पड़ेगा और उसका एड्रेस स्टोर बनाना पड़ेगा यहाँ पे ना लीफ नोड में। सपोज करो कि नॉर्मल वैरका डेटा है अगर या इन डेटा है, तो उसके लिए तुम्हें एड्रेस तुम डायरेक्टली वैल्यू स्टोर कर लोगे ना उसका। नहीं देखो वो रो का एड्रेस स्टोर होगा ना, उस वैल्यू के बेस पे जो रो की एड्रेस आएगी। ऐसा है क्या? रो का एड्रेस स्टोर होगा ना। नहीं सो एक्चुअली मुझे जितना याद है मतलब 2 तरह के डेटा एक होते हैं, एक तो फिक्स साइज का होगा, एक वेरिएबल साइज का होगा, राइट। तो अगर फिक्स साइज का होता है तो यू एग्जैक्टली नो कि अगले डेटा सेट के लिए क्या लुकअप करना है। जैसे varchar हो गया तो हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या साइज होगा डिफॉल्ट, जब टेबल को हम लोग स्कीमा डिजाइन करते हैं तभी।
अब सपोज करो कि जैसे टेक्स्ट साइज है राइट, तो टेक्स्ट साइज को फिक्स साइज का नहीं मानते हैं बिकॉज उसका साइज बहुत ज्यादा हो सकता है, और उसको अगर हम लोग साथ में स्टोर करेंगे तो नेक्स्ट लुकअप के लिए बहुत हो सकता है कि नेक्स्ट लुकअप जो बहुत दूर किसी डिस्क के लोकेशन पे स्टोर हो उसके लिए, तो हाँ वो बहुत स्लो हो जाएगा। हाँ तो तो उस कुणाल केस वो में हम क्या रो करते के हैं, उसका रेस्पेक्ट में एड्रेस होगा स्टोर ना। कर लेते हैं बी प्लस के लीफ पे, और फिर वो उसको तो फेच करते हैं। वो तो एक पर्टिकुलर रो के लिए हो गया, देखो पहली हर बात एक कि रो हम के लिए कभी होगा वो। जो और कैरेक्टर डेटा, स्ट्रिंग डेटा या वैरकर है ना, उस पे हम इंडेक्स बनाने की सोचते भी नहीं है, बनाना नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि देखो इंडेक्स जब भी बनाते हो तो ये ट्री बनेगा ही बनेगा, और एक सॉर्टेड होना जरूरी भी है। सॉर्टेड नहीं रहेगा तो सर्च कैसे करोगे? तो हाँ, हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं कह रहा इसलिए इंडेक्स हमेशा इंटीजर पे बनाते हैं, राइट? हाँ तब डेट टाइम और इंटीजर इन सब को बनाते हैं। हाँ, देखो इंडेक्स जब बनाओगे ना तो ऑर्डरिंग देनी पड़ती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। पहले मायस्क्यूएल डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स में सर्च नहीं करता था, अभी उसने नए वर्जन से शुरू किया सपोर्ट करना डिसेंडिंग वाला। ऑल्दो सेंस भी नहीं बनता कि आप डिसेंडिंग का इंडेक्स बनाओ, बट एनीवे जो भी है। तो तो बिरजू फेयर असेंडिंग। पॉइंट, एक क्वेश्चन ये बताओ, सपोज करो कि मैंने टेबल बनाया और क्लास के स्टूडेंट्स का राइट, और मैंने हाँ कहा कि मेरे क्लास में सारे स्टूडेंट्स का नाम जो है वो यूनिक है, और मैंने हाँ यूनिक नाम का इंडेक्स बना दिया उसके ऊपर, तो उसमें हाँ, कैसे ट्रीट करेगा वो? तो वही देखो, उसे पहले तो सॉर्ट करेगा वो सारे कैरेक्टर्स को। अब कैरेक्टर की सॉर्टिंग के लिए तुम देखो कि वो कितनी एक कॉस्टली चीज है। वो हाँ, बनाएगा तो जरूर स्ट्रिंग पे इंडेक्स बनाएगा, लेकिन उसको सॉर्ट करके भी रखेगा। अच्छा, अब गॉट इट, ठीक फिर है। हाँ, फिर सॉर्ट के बाद तुम मैचिंग का देखो कि अब इंटीजर मैच में तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा, कैरेक्टर मैच में टाइम लगेगा, है ना? हम्म, हम्म, अब मुझे नहीं लग, मतलब ठीक है उसकी कोई बेस्ट एल्गोरिथम होगी कि नहीं, स्ट्रिंग का कैरेक्टर। हैशिंग करके नहीं रखेगा वो। देखो हैशिंग के लिए हैश इंडेक्स होता है, वो पूरे रो को हैश कर देता है। ये हैश इंडेक्स सिर्फ NoSQL में है, MS SQL में नहीं है। सो हैश इंडेक्स इज इंडेक्स काइंड ऑफ इंडेक्स इन MySQL। उसमें वो पूरे रो को हैश कर देगा। तो आपको इसे पूरा रो मैच कराना है ना, तो उसका बस वो हैश ही मैच करा लो, तो वो अच्छा, उस पूरे रो का हैश बना के उसका ट्री बना देगा। आप उस आप जब फिल्टर करना है तो आप जैसे चाहते हो पूरी रो, तो पूरी रो का आपको फिर डेटा मालूम होना चाहिए। आपने मेमोरी में हैश बनाया और हैश कंपेयर कर दिया। तो एक मिनट हाँ ब्रिजेश, जस्ट टू स्टॉप यू हियर, मतलब हैश वाला तो एक, चलो तुम अलग टॉपिक पे ले गए, वो हाँ भी वो अलग अभी है। पहुंचेंगे। जो अजीत ने जो पॉइंट बोला था कि जैसे जावा में क्या होता है कि अगर मैंने स्ट्रिंग को मैं वो कर रहा हूँ ना, हैश बना रहा हूँ, तो उसका अच्छा, हैश कोड होता है, उसको वो स्टोर कर लेता है राइट, राइट। ओके। तो कुणाल, बट स्टिल उस यहाँ तरह पे से हैश यहाँ पे क्रिएट हैश करने के कोड स्टोर लिए नहीं होगा कॉस्ट क्या आएगा स्ट्रिंग ना का? कुणाल? स्ट्रिंग का हैश कोड तो स्ट्रिंग का कैसे हैश मैच कोड क्रिएट कराओगे करने के लिए भी तो कॉस्ट आएगा ना। फिर? नहीं वो तो देखो आएगा, बट फिर भी शॉर्टिंग तो आसान हो जाएगी ना अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो। हाँ आसान होगा, बट अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है एक इंटीजर के ऊपर की बनाने का और एक var कैर के ऊपर, तो इंटीजर चूज करना चाहिए। अगर var कैर के भी ऊपर बनाते हैं तो भी काम करेगा, बट हाँ वो इंटीजर के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली होगा, बिकॉज उसका हैश तो निकालना पड़ेगा ना हर एक आइटम का। तुम जैसे हम लोग जैसे इंडेक्सिंग समझते हैं, हैशिंग के टर्म्स में समझते हैं राइट, जो हमारी एप्लीकेशन लेवल पे लॉजिक होता है, तो उसमें हमेशा कोई भी, तुम स्ट्रिंग तो छोड़ो, कोई भी चीज होगी उसका हमेशा हैश कोड जनरेट होगा, तो एक नंबर आएगा राइट, हम्म, और फिर वो नंबर के हिसाब से हम लोग यूनिकली उसको आइडेंटिफाई हाँ करते ठीक है। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर इंटीजर है, ठीक है, तो उस केस में एक नंबर ऑलरेडी है हमारे पास। अगर नॉन इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग है, तो उस केस में हमें उसका हैश पहले निकालना पड़ेगा, देन हमें इंटीजर मिलेगा। तो ये जो हैश निकालने का कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू इंटीजर। भाई। तो हैश फंक्शन होता है यार, दैट्स अंडरस्टूड अजीत, वो उसके लिए एक हैश फंक्शन होगा, वो एसक्यूएल में भी हो सकता है, हाँ वो एसक्यूएल में होगा जो तो तुम्हें वो हैश को रिटर्न कर देगा राइट। नाउ तो नाउ उसका इट वुड कुछ तो स्टिल बी, कॉस्ट होगा ना उसको कैलकुलेट करने का। तो आई एम नॉट सेइंग आई कि थिंक कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ कोर्स होगा, हाँ लेकिन स्टिल दैट्स अ बेटर अप्रोच ना। तो मैं बिरजू से पूछ रहा हूँ कि एसक्यूएल के क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में वो अप्रोच यूज होता है, नहीं होता, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आई थिंक इस पे हम लोग अभी गैप है हमारे पास। हो सकता है कि वो करता हो। और देखो मुझे इसलिए नहीं पता कि ये एकदम एक तरह का माइंडसेट होता है कि हमें हमें कैरेक्टर पे नहीं बनाना इंडेक्स, हम जनरली नहीं बनाते हैं। और हाँ अगर अगर हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई नहीं आईडी वाली वैल्यू हो ना, तो हम रख ही लेते हैं इंटीजर ऑटो तो इंक्रीमेंट, और तो इसीलिए फिर हाँ सर, यही मैं अपनी करंट कंपनी में मैंने देखा है कि सारी इंडेक्सिंग इनकी ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में ही है।
जब प्राइमरी इंडेक्स हाँ मतलब नहीं, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड भाई इसमें तो मैं So- मैं एग्री नहीं करता क्योंकि हमारे यहाँ तो आईडी मैं भी एग्री नहीं करता इस चीज को, बिल्कुल। हाँ, हाँ मैं आपको तो एक नहीं तो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ना इंश्योरेंस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं बजाज एलियांज से, तो उसका जो इंश्योरेंस का जो की है ना, that is basically an hex OC_198_ABCD, कुछ इस तरह से होता है। या फिर कार का व्हीकल नंबर ले लो, ओला में कार का व्हीकल नंबर का इंडेक्स बनता है, which is हेक्स अल्फान्यूमेरिक, राइट। तो ये सारे वैरकैर होते हैं डीबी में, तो अब उसके ऊपर इंडेक्स तो करना पड़ेगा ना। हाँ बट सर उसको प्राइमरी की भी बनाते हो क्या? नहीं, प्राइमरी की मैं बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता, लेकिन लेट मी से कि मैं यूनिक की बनाया, वो भी तो इंडेक्स ही है। हाँ वो भी इंडेक्स ही। हाँ यूनिक बनाओगे तो इंडेक्स ही है। नहीं तो ठीक है, आई थिंक वर्क करने, आई थिंक कंसेप्चुअली तो चीजें चलनी ही चाहिए। और हाँ एक क्वेश्चन आई थिंक अभी भी ओपन है कि जब हम स्ट्रिंग वाले उस पे कॉलम पे बनाते हैं तो हैश वाला मतलब हैश वैल्यू होके इंडेक्स वाले पेजेस पे जाती है या सिर्फ रॉ वैल्यू जाती है। आई थिंक वो सर्च करेंगे मिल जाएगा। और आई मूव ऑन थिंक करते हैं, हाँ ठीक है। तो वही है। सर आपका काउंटर क्वेश्चन क्या था कि क्यों नहीं बनाते? जैसे हमारे जावा में हैश फंक्शन रहता है लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन रहता है, राइट? ऐसे नहीं है कि वो अपने आप से बन जाता है। आपको अगर यूनिक बनाना है तो उसका भी एक लॉजिक होता है। हाँ वही मैं बोल रहा था। तो यहाँ करने का मतलब ये है कि अगर एक इंटीजर कॉलम है और एक वैरकैर कॉलम है, अगर हम दोनों में से किसी एक पे भी बना सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है बनाने का, तो हमें इंटीजर चूज करना चाहिए, वैरकैर नहीं चूज करना चाहिए। अगर ऐसा है कि वैरकैर पे ही बनाना है देन नो ऑप्शन, तो हमें बनाना ही होगा फिर। हाँ वो ठीक है। और क्यों, देखो उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्यों चूज करते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये होता है कि जब भी आप इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स के लिए अलग से स्टोरेज आपको एलोकेट करनी है, ठीक है। तो अगर आपका इंटीजर है तो एक सिंपल सी बात है कि आपका साइज कम लेगा। अगर आपका 4 बाइट वो पर वैल्यू ले रहा है, आप स्ट्रिंग करोगे तो कैलकुलेट कर लो कितना लेगा वो। वो तो अभी अपने इस पे डिपेंडेंट है कि वो हैश कोड के फॉर्म में स्टोर करता है या फिर एज ए स्ट्रिंग स्टोर करता है, उस पर डिपेंड करेगा। और वो वैरकैर का भी तो साइज स्पेसिफाई कर ही सकते हो ना। हाँ मतलब एक ना यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम होता है जिसपे लोग जनरली उस पे भी बनाते हैं। नॉर्मली तो मैंने ये अवॉइड देखा है करते हैं। कि डेटाबेस डिजाइन में कि एक प्राइमरी की जो है एक अलग से रखते हैं सीधा सीधा, वो कोई और प्रॉपर्टी डोमेन प्रॉपर्टी नहीं होता है वो। मैंने भी यही देखा, ऑटो इंक्रीमेंट देखा मैंने ज्यादा। या तो ऑटो इंक्रीमेंट या फिर यूयूआईडी रख लेते हैं। हाँ यूयूआईडी भी रखो। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि एक तो आप ऑटो इंक्रीमेंट का फील्ड रख लेते हो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज बाकी आप लोग अगर स्पेसिफिकली वो तब केस में रखा जाता है जब आपका कोई भी बिजनेस वैल्यू जो है दैट इज नॉट यूनिक इन दैट टेबल। सो लेकिन आपको कंपोजिट मिला के यूनिक बन रहा है, तो आप दोनों की बना लेते हो। एक ऑटो इंक्रीमेंट का रो रख लेते हो जो आपका यूनिक बन जाएगा, और एक कंपोजिट की रख लेते हो, राइट। कंपोजिट वाला आई थिंक कुणाल वो नॉन क्लस्टर्ड होता है। आई थिंक वो लॉजिकल मैपिंग होती है, राइट? वो फिजिकल नहीं होती है। नहीं, मैं सर यूनिक की अगर बनाऊंगा दो कॉलम को मिला के, तो क्या बनेगा? क्लस्टर बनेगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा। मतलब कोई भी इंडेक्स बना सकते हो आप दो की बना के, चाहे एक से लो चाहे दो से, वो उससे नहीं मतलब है। उसे बस देखो, अगर दो लोग है वो दो वैल्यू रखेगा यहाँ पे पेजेस पे हर जगह, क्योंकि इंडेक्स उसे बोल रहे हो ये इंडेक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इंडेक्स की वैल्यूज वो रखेगा ताकि तभी उनका मैच करा पाएगा ना। जब आप अपनी मैचिंग स्टार्ट करोगे, सबसे पहले रूट नोड पे जाएगा। रूट नोड पे आपने जैसे ए और बी पे बनाया, दो कॉलम है, तो ए इक्वल टू समथिंग आपने स्पेसिफाई किया एंड बी इक्वल टू समथिंग, तो पहले वहां पे मैच करेगा। अब आपके पास मतलब आपका बी ट्री वैसा बना होना चाहिए ना कि दोनों को मैच करके वो डिसीजन ले कि आप लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। तो मतलब इंडेक्स में जितनी भी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वो सारी वैल्यूज यहाँ प्रेजेंट रहेंगी मैचिंग के लिए। सर एक एग्जांपल है मुझे नाज़र के क्वेश्चन का। अगर आप हैश कोड पे लोगो तो वो सॉर्ट नहीं कर सकते ना उस पे। हैश से आप कैसे मैच करोगे कि वैल्यूज भी सॉर्टेड है? हाँ ये तो क्वेश्चन है। एंड ब्रिजेस क्लस्टर्ड केवल एक ही कॉलम पे बना सकते हो, मल्टीपल पे नहीं। हाँ क्लस्टर्ड एक ही होगा। एक ही है क्योंकि तुम्हें सॉर्ट फिजिकली सॉर्ट करना पड़ता है। इट कैन नॉट बी मोर देन वन कॉलम, राइट? हाँ क्लस्टर्ड एक ही होता है क्योंकि वो फिजिकली रहता है।
राइट, मैंने लिखा भी यहाँ। Thanks विवेक याद दिलाने के, मैं भूल गया हूँ। मुझे याद था हाँ। कि फिजिकल एक ही होता है, बाकी लॉजिकल ग्रुपिंग होती है। अभी मैंने ब्रिजेश से कुछ दिन पहले सब डिस्कशन किया था। भाई लॉजिकल ग्रुपिंग का एग्जांपल जैसे दो, थोड़ा एक तो एग्जांपल लो यार। क्या लॉजिकल ग्रुपिंग? मतलब नॉन क्लस्टर लॉजिकल ग्रुपिंग होती है ना, उसकी मैप बनता है, उसका एक अलग मैप बनता है फिजिकल एक से। एग्जांपल हाँ वो B+ वो वही भी तो एक बना रहा है ना। इंडेक्स होता है, वो भी सेम ही होता है जो होता है, बस ये होता है कि एक ही क्लस्टर बना सकते हो, क्योंकि फिजिकल ऑर्डरिंग आपकी एक ही तरह से कर सकते हो, और उसके बाद दुनिया भर के क्लस्टर इंडेक्स या सेकेंडरी इंडेक्स जो बनाना है बनाओ। तो फिजिकल ऑर्डरिंग तो एक ही है, बाकी कैसे बनते हैं मतलब थोड़ा सा एग्जांपल तो ले लो यार एक। हाँ B+ बाकी सब बनाते हैं, कैसे अभी अभी गए नहीं ना वहाँ, अभी बना रहे हैं। अभी पहुंच रहा है सर, बताएगा ये। बीच में लटका तो- दिया है इसको, हैं? कह रहे बीच में ही बिरजू को पकड़ लिया है। आओ, मेरा 10 बजे तक रहता है ना। अभी देखो, तो कुछ नहीं, देखो प्राइमरी इंडेक्स एक बन गया, क्लस्टर इंडेक्स एक बन गया, बिकॉज इट्स लाइक कि बाय डिजाइन है कि फिजिकल ऑर्डरिंग कर देगा वो। अब हमारे पास सेकेंडरी इंडेक्स बनाने हैं, तो आपके डेटाबेस में मतलब एक के अलावा जितने भी कॉलम बचते हैं उनको, उनके किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आप सेकेंडरी इंडेक्स बना लो। तो सेकेंडरी इंडेक्स भी सेम चीज हो गई। फोटो कहाँ गई? तो ऐसे ही उसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स यहाँ बनाया हुआ है इसने, ये नॉन क्लस्टर्ड ही है, तो उसने नहीं, ये क्लस्टर्ड के लिए है ना, बट बनेगा ऐसा ही फॉर्मेट, बी प्लस टी या बी ट्री, आप जो भी हो, B+ कंफ्यूज मत ही हो। बनेगा वहाँ पे। एक सेकंड, B+ use होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये फिजिकल, लॉजिकल और प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या रिलेशन है आपस में? अच्छा, ये टर्म से कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, Okay. फिजिकल इंडेक्स एक ही होता है, उस फिजिकल इंडेक्स कहीं नहीं बोलते उसको, या तो प्राइमरी इंडेक्स बोलते हैं या क्लस्टर इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। MySQL में उसे प्राइमरी इंडेक्स बोलते हैं, MS SQL में क्लस्टर इंडेक्स बोलते हैं, और भी इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, बट इसको इतना याद रखो कि ये ऐसा इंडेक्स होता है जो डेटा की फिजिकल ऑर्डरिंग कर देता है मेमोरी में। मतलब कि जो पेजेस हो गए ना, पेजेस जिनमें डेटा लोडेड है 4 KB के, वो सारे वन मिनट, डोंट यूज फिजिकल वर्ड, ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। फिजिकल नहीं मतलब, जैसे तुमने बोल दिया कि ये इंडेक्स है, तो जो डेटा ऑर्डर होगा वो इसी इंडेक्स पे बेस पे इसी ऑर्डर में स्टोर होगा, जो स्टोरेज होगा वो इसी ऑर्डर पे होगा, उसका फिजिकल का मतलब ये है। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, स्टोर होगा या फिर स्टोर है, अगर आपने बाद में क्रिएट किया उस पे इंडेक्स, तो सबको उठा के एक लिंक लिस्ट बना देगा। डिस्क में कह रहे हो आप, ऐसे स्टोर होगा इसी ऑर्डर में? हाँ, डिस्क में इसे ऑर्डर में वही कहने का लॉजिकल मतलब। का क्या मतलब है यहाँ पे? लॉजिकल कोई मतलब नहीं है, ये लॉजिकल कौन ला रहा है इसमें? लॉजिकल इंडेक्सिंग कुछ होती है क्या? नहीं, पुंडीर सर ने सेकंड बोला ना लॉजिकल एग्जांपल तो नहीं, मैंने बोला सेकेंडरी इंडेक्स जो नॉन क्लस्टर होता है उसमें लॉजिकल ग्रुपिंग होती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मुझे एग्जैक्टली पूरी डेफिनेशन नहीं दे सकता। हाँ मतलब तो उसमें फिजिकली वो लॉजिकल डेटा ऑर्डर ग्रुपिंग में क्या हो रहा है ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि लॉजिकली ऑर्डर है वो। तो लॉजिकली भी कहीं पर स्टोर रहता होगा ना। नहीं सर सर, आई वो थिंक B+ उसमें ट्री जो स्टोर है मैपिंग ना, होती है, आई थिंक उसमें प्राइमरी से उसकी मैपिंग होती है, जहां तक मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है। सर तो लॉजिकल कुछ नहीं हुआ ना इसमें जो उसमें है वो ऐसा है। होता है ना, अच्छा, उसमें तुम अभी सुनो, कंटिन्यू ऐसा करो, मे बी मुझे कुछ होगा तो मैं बताऊंगा मे बी। देखो देखो, मैं अरे बता जस्ट रहा हूँ, कहने का तरीका है वो, बट वही है कि हाँ B+ ठीक है, ट्री के मुझे लगता है, नोड पे स्टोर होगा उसका एड्रेस। हाँ। अब उसमें इसमें ये क्या करेगा ना, ये पहले वाले इंडेक्स की हेल्प लेगा बस सर्च करने के लिए, इसीलिए इसको लोग लॉजिकल भी बोल रहे हैं गेस। बट देखो, इसमें भी वो अपना ट्री बनाएगा, जो भी बी ट्री बी प्लस ट्री उसे बनाना है, तो वो उसमें बनाएगा। बट देखो, ये तो बहुत कॉमन सी ऐसी बात है कि जैसे फिजिकल ऑर्डरिंग पहले में हो गई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ फोटो में, तो जो भी, ये बार बार यही फोटो खोल रही है यार, ये सब तो मैंने कभी किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। भाई, तभी तो सेशन हो रहा है। हाँ, मेरे को लग रहा है अब यूजफुल लग रहा है, आज ही तो समझ ही नहीं आ रही मेरे को। एक्चुअली होता है ऐसा है ना, बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड होते हैं ना, उसमें एक्चुअल डेटा होता है, और सॉरी, जो क्लस्टर्ड वाले में, नॉन क्लस्टर्ड वाले में जो लीफ नोड होते हैं वो क्लस्टर्ड के लीफ नोड को पॉइंट करते हैं। हाँ, हाँ, उसका एड्रेस ये बाय करेक्ट। थ्योरी हो गई। अब ये चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो वही चीज है कि जैसे मान लो आपने क्लस्टर इंडेक्स बनाया, ये जितने भी पेजेस लीफ के बाहर हैं, इन पे सिर्फ आपका मूव करने की चीजें, इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। जब आप लीफ पे आ गए, तो बी प्लस टी जैसे हमने पढ़ा है कि सारी वैल्यूज लीफ पे होती हैं, और लीफ जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। ये बी प्लस टी का बाय डेफिनेशन एक
वो होता है कि ऐसे होती है चीजें। तो ऐसे ही आपका क्लस्टर इंडेक्स में चीजें हो गई। यहाँ से सिर्फ लाइक आप बस इतना समझो कि आईडी वैल्यू पे मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाया है, तो आईडी की वैल्यू यहाँ पे रेंज पड़ी होगी कि इस रेंज को इधर जाना इधर जाना। अब यहाँ पे ये जो पेजेस है ना, ये मेमोरी के ही वो पेजेस हैं जिन पे डेटा एग्जैक्टली पड़ा हुआ है कि इस पेज पे आईडी की वैल्यू 1 से 1000 तक की पड़ी है, यहाँ पे 1001 से 2000 और ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये हो गए, ये क्लस्टर इंडेक्स हो गया। जब आप सर- नॉन क्लस्टर बनाओगे, सर ये पेजेस में डेटा पड़ा है कि एड्रेस पड़ा है मेमोरी का? यहाँ पे डेटा पड़ा है जो लीफ पे है, अच्छा लिखा है ना लीफ नोट्स डेटा पेजेस। अच्छा क्लस्टर्ड के केस में डेटा पड़ा है, नॉन क्लस्टर्ड केस में एक्चुअली इसी को पॉइंट करेगा। बगल वाला का डायग्राम देखो ब्रिजेश, जस्ट लेफ्ट में। हाँ हाँ राइट, ये वाला नीचे उसके नीचे, ये उसके ऊपर फिर उसी को छोड़ दे रहे हो, फिर ऊपर नीचे जा रहे अच्छा, ये वाला। हाँ, तो देखो ये देखो, इसमें अगर क्लस्टर्ड बना है तो वो क्लस्टर्ड वाले को पॉइंट कर लेगा, इसको पॉइंट कर लेगा, इसको जो भी, मतलब कि क्योंकि ये दूसरी वैल्यूज पे बना होगा ना, लाइक कि आईडी भी आपने बना लिया, ये इसमें ऐसे हो गया। अब इसमें 2 कॉलम बने, नेम या जो भी है, तो उसकी वैल्यूज यहाँ इस पे पड़ी होगी, लीफ नोट जो भी इसके नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के वैल्यूज हैं। उसके बाद उसको मेमोरी से कहाँ से लाना है, तो वो फिर वो इसको पॉइंट कर रहा होगा एक किसी पेज को क्लस्टर इंडेक्स के, जिसके पास उसके डेटा पेज का पॉइंटर है। तो बस ऐसे ही है। पर थोड़ा सा अच्छा, ये डायग्राम तो क्लियर है, बट नॉन क्लस्टर्ड का मतलब क्या था अभी, जो मल्टीपल कंपोजिट जो बनाते हैं वो? हाँ नॉन क्लस्टर्ड यही है ना जो बता रहा है अभी। कंपोजिट सारे सेकेंडरी इंडेक्स नॉन क्लस्टर हो जाएंगे। हाँ, तो इसको कंपोजिट भी बोलते हैं भाई। नॉन क्लस्टर्ड या कंपोजिट इंडेक्स में तो मतलब डेटा इसमें स्टोर नहीं होगा, लेकिन ये तो स्टोर होगा कि ये भी है ना? क्या स्टोर होगा? हाँ, उस टाइम में इंडेक्स पॉइंटर की वैल्यूज ना, इंडेक्स की वैल्यूज। हाँ, ये इंडेक्स तो स्टोर होगा ही ना। हाँ, इंडेक्स होगा। तो इंडेक्स तो स्टोर होगा, बट वो फिर पॉइंट कर रहा होगा डेटा को। हाँ, तो मे बी कि इंडेक्स की एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करने की जरूरत ना हो। यू कैन इसको एग्जांपल से समझाओ। जैसे मान लो कि रोल नंबर लिखे हैं सबके, राइट, क्लास के। अब रोल नंबर, नाम और मार्क्स लिखा हुआ है। अब मैंने रोल नंबर को मैंने अपना एक इंडेक्स बना दिया, क्लस्टर्ड इंडेक्स बन गया वो। तो जो फाइनली लीफ नोड है वहां पे रोल नंबर आएगा ना ब्रिजेश? हाँ, और वो नहीं, उसमें रोल नंबर के साथ बाकी चीजें भी रहेंगी ना, क्लस्टर्ड इंडेक्स पूरा डेटा लीफ पे पूरा रहेगा। हाँ, और इसमें कंपोजिट में किसको, मार्क्स और उसको मिला के बना दूंगा। हाँ, कुछ भी जो बची हुई है उसको बना लो। ठीक है, मार्क्स और नाम मिला के मैंने कंपोजिट बना दिया, तो वो कैसे स्टोर होगा? तो जो पेजेस यहाँ पे देखो, मार्क्स और नाम दोनों ले रहे हो तो दोनों वैल्यूज रहेंगी यहाँ पे, मार्क्स और नाम, नेम। ठीक है, अगर मार्क्स लिया तो मार्क्स रहेगा, फिर मार्क्स एंड नेम ऐसे मूव किया। अल्टीमेटली अब जैसे तुम्हें क्वेरी ऐसे लिखनी है कि सेलेक्ट सारा कुछ फ्रॉम टेबल वेयर मार्क्स इक्वल टू दिस एंड नेम इक्वल टू दिस, जो भी है। तो मार्क्स और नेम तो यहाँ नॉन क्लस्टर पे पड़े हुए हैं ना, तो तभी उनके बेसिस पे वो मतलब उस इंडेक्स को यूज कर पाएगा और फिर वो डिसीजन ले पाएगा कि उसे कहाँ से फिर ले आना है। जब यहाँ लीफ पे आएगा, लीफ पे वो एक क्लस्टर्ड इंडेक्स को वो पॉइंट कर रहा होगा। सर एक टेबल है जिसमें एक प्राइमरी इंडेक्स बनाया हमने और एक को प्राइमरी की बना दिया और एक को यूनिक बनाया, तो प्राइमरी वाला क्लस्टर इंडेक्स होगा और यूनिक वाला नॉन क्लस्टर इंडेक्स होगा, राइट? हाँ, क्योंकि क्लस्टर एक ही हो सकता है और ये बाय डिफॉल्ट हो जाता है। जैसे आप प्राइमरी की बनाते हो ना किसी टेबल की, तो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देता है। ठीक है। यूनिक बनाओगे तो यूनिक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली प्राइमरी की, यूनिक की, दीज आर लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ना, जो डीबी में हम पढ़ते हैं। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडेक्स होता है, मतलब उसको एनफोर्स करने के लिए, बेसिकली की को एनफोर्स करने के लिए प्राइमरी की। तो अगर मैंने एक प्राइमरी की और एक यूनिक की बनाया, तो प्राइमरी की वाला क्लस्टर्ड हो जाएगा और यूनिक वाला वो हो जाएगा, नॉन क्लस्टर्ड हो जाएगा। हाँ, और प्राइमरी नहीं बनाया, सिर्फ यूनिक बनाया, तब भी नॉन क्लस्टर ही बनेगा, राइट? यूनिक तब वो क्लस्टर्ड बन जाएगा ना? नहीं पता नहीं, वो देखना पड़ेगा यार। वो बिरजू, ब्रिजेश, हाँ सर, आप दिखाओ मेमोरी में दिखाओ कैसे स्टोर हो रहा है, एग्जांपल। अरे सर, बस वही तो मैं मिस कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं मिला उसे कंसंट्रेट करने का। बहुत अच्छा हो सकता है। सेशन कंप्लीट तब मानेंगे जब फील करेंगे, फील।
सर एक सर और मैं सेशन फील बहुत अच्छे से ले आ दूंगा बस भाई ये time के लिए। गूगल कर लो ना, कुछ आ रहा है क्या एक वैसा? और सेशन ले लो सर, उसमें क्लियर हो जाएगा मैं मुझे। ले लूंगा, सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं ले है आओ, उसमें। तुम्हें पूरा दिखाओ पूरा यार ये सब। जो हाँ आपका प्रैक्टिकल डेमो दे दोगे तो और कंक्रीट हो जाएगा थोड़ा। हाँ एमएस सर्वर में सर आप सब कुछ देख सकते हो, एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह सब देख सकते हो रन टाइम पे। हाँ तो इस पर तो है ही, दिखा देंगे, तेरे पास तो होगा एमएस सर्वर। हाँ हाँ है उसमें प्लान। अभी अभी प्लान पड़ेगा, आगे प्लान देखेंगे। इंडेक्स ऑन द फ्लाई देखेंगे तो सर फिर अभी क्लियर नहीं होगा ना। एक चीज, एक वो क्या बोलते, फ्लो में चीजों को रखना पड़ेगा, उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ। अभी क्या देखोगे, मतलब क्या दिखाऊं मैं ये बताओ, क्वेश्चन तो यही है। इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स ऐसे थोड़ी ना दिखता है। इंडेक्स दिखेगा नहीं आपको, एग्जांपल देके दिखाना पड़ेगा। ये अच्छा था। ये तो टीचर के ऊपर है, कैसे दिखाएगा। इंडेक्स देखोगे नहीं दिखता है वो। भाई मैं कह रहा हूँ टीचर जाने क्या दिखाना है। राइट राइट। ये मत- अभी बहुत बहुत बड़ी चीज है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में अभी अभी मतलब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, इंडेक्स के बीच में से डेटा निकल गया। अभी आप जैसे एक चीज तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गई कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, सॉरी इंसर्ट, हाँ सारे ही मान लो, वो सारे ही स्लो हो जाएंगे। इंसर्ट बेसिकली स्लो हो जाएगा क्योंकि जब भी आप इंसर्ट करोगे तो इंडेक्स को रीऑर्गेनाइज करेगा। उस इंडेक्स की जो वैल्यू थी, जिस कॉलम पे बनाया, उस कॉलम के डेटा को भी तो वहां पे ठीक करना है अपनी ट्री में, तो ट्री को रीऑर्गेनाइज करेगा बार बार। इसलिए इंसर्ट स्लो हो जाते हैं जब भी आप इंडेक्स बनाओ। जितने इंडेक्स हैं, और मान लो कि आपका इस एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स आपने 15 बना रखे हैं, 15 में आपने नेम वाला कॉलम यूज कर रखा है, तो आप नेम इन द जैसे इंसर्ट किया आपने नेम वाली रो, वो 15 इंडेक्स आपके रीऑर्गेनाइज होंगे। तो सोचो कितनी बड़ी कॉस्ट है। मतलब इसीलिए बहुत ज्यादा इंडेक्स नहीं बनाना चाहिए टेबल पे, नहीं तो फिर आपके इंसर्ट होने से रहे। तो हम राइट कर रहे हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर से एसिंक करते हैं इस चीज को, या रिटर्न तभी करते हैं इंसर्ट का जब हो जाता है ये सब रीऑर्गेनाइजेशन। सर एसिड है यहाँ पे, एसिंग नहीं होता कुछ भी। नहीं सर, पोंटी सर ऐसा होगा ना कि जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपका लॉक हो जाएगा ना टेबल, तो वो इंसर्ट पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद ही आप फिर वो फ्रीज होगा, लॉक तभी फ्री होगा। हाँ ये पूरा प्रोसेस होगा सर उसमें। तो भाई तो लॉक लगाते हो क्योंकि यू आर पेसिमिस्टिक। आप पेसिमिस्टिक है तो क्या करें। तो सर इंसर्ट में पूरा टेबल लॉक हो जाता है, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है सर। हाँ वो तो मतलब एक्सक्लूसिव लॉक है तो ऐसे मतलब ऐसा कोई डेटाबेस है ही नहीं जो लॉकिंग नहीं करता हो, उसमें तो ऑप्टिमिस्टिक बने क्यों हैं फिर डेटाबेसेस। तो NoSQL होंगे सर, नहीं होगा। वो ट्रांजैक्शन क्या सपोर्ट करोगे आप, इनका आपके ट्रांजैक्शन एसिड को फॉलो नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं। अरे वो सर वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया सर, वहां आना चाहते हैं राइट कंसिस्टेंसी का एट क्या होगा लॉगिंग वाला ना। कंसिस्टेंसी का क्या होगा ये बताओ। क्या आपने उस टाइम पे रीड भी करने दे रहे हो और राइट पूरा सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा ना रिस्पांस। तो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हिंट देंगे। माइमर एसक्यूएल पढ़ के आएंगे सब लोग, माइमर एसक्यूएल, वो भी एसक्यूएल ही है, फिर डिस्कस कर लेंगे कभी उस पे। मैं आपको तो इलास्टिक सर्च का बताता हूँ। इलास्टिक सर्च में क्या होता है कि जब आप अपडेट करते हो तो इट टेक सम टाइम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने में, मे बी फ्यू सेकेंड्स का गैप हो सकता है। हाँ सो राइट इज व्हाटएवर द डेटा व्हिच इज रिटन इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल फॉर रीड, तो उसको बोलते हैं कि स्लाइटली इनकंसिस्टेंट हो रहा है। वो तो इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाएगा हाँ ना। इवेंचुअली कंसिस्टेंट होता है, इमीडिएटली कंसिस्टेंट नहीं होता। भाई हमारा निष्कर्ष ये निकल रहा है ना कि एसिड प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए लॉक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो कह रहे हो। नहीं हाँ सर, of course। आप कर सकते हो पर वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, इवेंचुअली कंसिस्टेंट रहेगा कुछ भाई तो टाइम। एसिड फॉलो नहीं हुआ ना। मैं कह रहा हूँ एसिड के लिए, एसिड फॉलो नहीं होगा मतलब। हाँ एसिड फॉलो नहीं होगा। दैट्स फॉर श्योर, यस। दैट इज फॉर श्योर केस कुणाल। यस सर 1000%। मतलब बिना लॉक के एसिड आर्किटेक्चर हम एनफोर्स कर नहीं सकते कहीं। नहीं, आप अगर आप एक और सर्वर कहीं लगा रखे हो, वो सर्वर से नहीं रीड लगा कर रहे हो, रखे, लगा रखे यार, तो यार क्या कैसे बात करोगे आप खुद सोचो ना। कंसिस्टेंसी कैसे गारंटी होगी यार। देखो एसिड के अंदर ही दो बने ना हमारे पास। एक पेसिमिस्टिक बना जिसमें कि तुम सबको वेट कर सकते हो व्हेन यू पुट अ लॉक, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल में लॉक फ्री आर्किटेक्चर होता है। एसिड के केस में, माइस्क्ल के केस में, आरडीएमएस, बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इवेंचुअल की बात नहीं कर रहा हूं। आप बताइए। हाँ सर इस पे तो आप सेशन लेने वाले हो ना। हाँ, जब मैं इस पर सेशन ले रहा हूं ना, तुम तो करो, ऐसा होता ही नहीं।
नहीं तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग में आप कह रहे हो कि ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग जो हो रही है उसमें लॉकिंग नहीं, ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल लॉक होता ही नहीं है उसके अंदर। इट्स अ लॉक फ्री आर्किटेक्चर। एक मिनट थोड़ा सा 1-2 लाइन बताओ सर, कैसे कैसे होगा वो बेसिकली, अच्छा देखो उसमें क्या है कि ट्रांजैक्शन के, देखो फर्क यही है केवल कि जो हमारा पेसिमिस्टिक वाला है, जो यानी कि जो हम लॉक लगाते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जिस ट्रांजैक्शन ने लॉक लगाया है उसके कारण बाकी सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो सकते हैं, करेक्ट? हाँ, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, इसीलिए से पेसिमिस्टिक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक में बस आर्किटेक्चर में ये बेसिक चेंज आएगा कि जब जो डिले होगा वो केवल उस ट्रांजैक्शन पे होगा जिस ट्रांजैक्शन की हम एट द पॉइंट बात कर रहे हैं, नन ऑफ द अदर विल बी ब्लॉक, यानी कि लॉक नहीं लगाता वो ट्रांजैक्शन पहले क्या करता है, 4 फेज में होता है। पहले वो अपना क्या कहते हैं टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड करता है जब वो ट्रांजैक्शन बिगिन करता है। तो इवन बिफोर लेट्स से मेरे ट्रांजैक्शन में 4 स्टेप हैं, तो मैं पहले टाइम स्टैम्प नोट करता हूँ, फिर मैं डेटाबेस की उन वैल्यूज को रीड करता हूं जिनमें मैं टेंटेटिवली राइट करने वाला हूं उस ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है? अच्छा, तो अब इसके बाद जो है वैलिडेट स्टेप आता है, जिसमें कि जब वो ये चेक करता है कि जो ट्रांजैक्शन जो डेटाबेस हैं इसमें उनमें से किस किस को मॉडिफाई किया है या नहीं किया है। मतलब जो वैल्यू मैंने रीड करी थी वो मुझे पता है कौन कौन रीड करी थी मैंने, जिनमें मैं राइट करने वाला हूँ। जस्ट एट द पॉइंट ऑफ राइटिंग वो उसको चेक कर लेगा कि उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ कमिट। अगर कॉन्फ्लिक्ट मिला तो वो उस ट्रांजैक्शन को वेट करेगा, उस ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अगर नो कॉन्फ्लिक्ट तो इट विल कमिट। इस तरह का फंडा आएगा सर। इसमें पहले लेकिन बीच में अगर कोई रीड हो गया तो, हाँ वही, क्या बीच में किसी ने रीड कर लिया तो दैट्स फाइन ना, रीड तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, राइट का दिक्कत है ना भाई। डेडलॉक नहीं आ सकता है सर? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। डेडलॉक क्यों आएगा? लॉक ही नहीं लिया तो डेडलॉक कहां से आएगा? नहीं मतलब एक बंदा राइट कर रहा है, देख रहा किसी ने और ने अपडेट कर दिया, मैं तो गलत अपडेट कर रहा था, फिर वो राइट करने गया। करेक्ट, तो डेडलॉक मत बोलो। हाँ सॉरी, स्टारवेशन हाँ स्टारवेशन हो सकता है। नहीं, लेकिन ओनली फॉर दैट ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर अदर्स। ओके, कैसे सर? मान लो आप जैसे अपने अकाउंट की वैल्यू को राइट कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट में आपके कुछ पैसे अपडेट हो रहे हैं। अब जब अपडेट हो रहा है तो बीच में कोई रीड करने आया, 2-3 लोग आए रीड करने के लिए, ठीक है? ऐसा करते हैं, डिटेल में बताना पड़ेगा, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा ही, मुझे लग रहा है कुछ तो मे बी जस्ट एक लिंक है, इसको देख लेना, ठीक है सर? ये जो आपने बोला है ना कि जो डेटाबेसेस सपोर्ट करते हैं ऑप्टिमिस्टिक वाला, तो ये आइसोलेशन लेवल्स करके एक चीज होती है डेटाबेसेस में, जिसको हम सेट करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम इसको अचीव करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे। अभी जो तुम बोल रहे हो वो सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल जो है मेनली, ठीक है? जिसको यूज करेंगे तो उस केस में तो लॉकिंग ही होती है। नहीं तो सीरियलाइजेबल तो सबसे स्ट्रिक्ट होता है, वो तो मतलब स्ट्रिक्ट हो गया कि करने ही नहीं देगा किसी को रीड जब तक वो राइट कर रहा है या फिर ऐसे वाला। बट इसमें ना जो बाकी के 3 होते हैं, 4 होते हैं टोटल, तो वो ना फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आपको। किस लेवल पे देते हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। जो आपका बता रहे हो ना कि जैसे एक आइसोलेशन लेवल ये होता है ना कि आप जब जितनी रोज अपडेट कर रहे हो उतनी रोज से मतलब है उसे आपका मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक टेबल पे आके काम कर सकते हैं अगर उनकी डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। तो सीरियलाइजेबल में कोई किसी काम ही नहीं करने देगा, सीरियलाइजेबल पूरा टेबल लॉक करके बैठ जाता है वो। और इसके डिफरेंट एडवांटेज भी है। जो आपने डर्टी रीड्स और फैंटम रीड्स सुने होंगे कहीं पे, तो वो इसमें आते हैं। इसके किसी मतलब मुझे अब भूल रहा है, बहुत टाइम हो गया, तो इसमें ना किसी आइसोलेशन लेवल जो ऐसे वाला सपोर्ट करता है उसमें आ जाते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स, डर्टी रीड्स, फैंटम रीड्स वाला। सो आई मीन थोड़ा सा इसके थ्रू हम करते हैं सपोर्ट। बाकी आप बताओगे कैसे करते हैं वो तो क्लियर हो गई। नहीं, मुझे पता है सर, आप जो पुडी सर, मुझे ये लग रहा है जैसे आप कह रहे हो ना ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, तो इसमें अल्टीमेटली आप बॉटल डाउन कर रहे हो सिंगल डेटा सेट पे, और आप कह रहे हो कि इस डेटा सेट को अगर किसी ने बीच में रीड किया होगा व्हाइल आई हैव रेड इट एंड नाउ आई वांट टू चेंज दिस वैल्यू, सो राइट किया होगा तब
नहीं, रीड बीच में किसी ने अगर रीड किया होगा हाँ। तो मैं क्या करूंगा कि उन अपने इस वाले को रिजेक्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं करूंगा आई विल कंटिन्यू दिस, सो यू आर जस्ट लिमिटेड दिस टू अ सिंगल डेटा सेट, राइट? यार रीड नहीं, राइट किया होगा, रीड किया हो तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? रीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, राइट पे फर्क पड़ेगा कुणाल। कोई चेंज किया हो उसको तभी फर्क पड़ता है ना। हाँ सॉरी, राइट, बीच में अगर किसी ने राइट किया होगा हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं राइट नहीं करूंगा, राइट? आप रिजेक्ट कर दोगे अपना राइट। तो उस ट्रांजेक्शन को मैं वेट करूंगा, फिर दोबारा उस ट्रांजेक्शन को रिट्राई मारूंगा। सो ओनली दैट्स व्हाई द ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये है ना कि मान लो 100 ट्रांजेक्शन है तो वो एक ट्रांजेक्शन ही अफेक्ट होगा, 99 नहीं। लॉकिंग में 99 गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वन। हाँ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, यस। यस, बट हाँ, तो इसमें वही है कि आपका अल्टीमेटली आप एसिड को फॉलो करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इस ट्रांजेक्शन को रिजेक्ट कर दे रहे हो अगर बीच में राइट हो गया होगा तो। करेक्ट। लेकिन एक्चुअली बैली में यही यूज हुआ था, मुझे याद है, इनसाइड प्रोडक्ट में। जब आपको हाई थ्रूपुट चाहिए और आप एंश्योर करो, दुनिया का डिजाइन यही है ना कि मेजॉरिटी शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ योर वन ट्रांजेक्शन, 99 शुड नॉट सफर। वो ज्यादा अच्छा डिजाइन है रादर कि बिकॉज ऑफ 199 आर स्टार्विंग। हाँ, लेकिन आप इसमें अल्टीमेटली स्टार्वेशन तो हो ही रहा है ना एक का। हाँ, तो मतलब आपका हो सकता है कि आपका वही ना हो, एक का क्या, हाँ सभी के लिए यही होगा। नहीं, सभी के लिए क्यों होगा? जिनका डेटाबेस का राइट चेंज ही नहीं हुआ, वैल्यूज रो की, तो उनमें फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कुछ। अरे मैं मतलब इस डेटा से आपके अकाउंट में कोई पैसा अपडेट ही नहीं कर पाएगा ना। सर मुझे लगता है यूज केस डिपेंडेंट है, जब जो जिसमें अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन आता होगा वहाँ यूज ही नहीं करते होंगे। वैसे ये आर्किटेक्चर वीपे का ही है यार, जो वीपे मतलब पेटीएम जैसा कंपनी है उसी का आर्किटेक्चर है, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उन्होंने ही इसको एम्प्लॉय किया है। नहीं, सर ये हमारे यहाँ फ्लिपकार्ट में भी यूज करते थे, मैं बहुत सुनता था लोगों को बात करते हुए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे T1 से लेकर के T4 T5 T4 चार ट्रांजेक्शन है, राइट? चारों सपोज करो कि राइट कर रहे हैं। अब T1 ने लॉक लगा रखा है राइट करने के लिए, बीच में T2 आ गया, तो T2 क्या करेगा? राइट नहीं कर पाएगा, राइट? या कर देगा? अगर उसी पर्टिकुलर आईडी पर राइट हो रहा है तो एट ए टाइम एक सक्सीड होगा, लेकिन बाकी आईडी चेंज हो रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अब T1 ने क्या किया, वैल्यू को रीड किया था राइट करने के लिए, मे बी +50 कर रहा था, तो 50 को रीड किया और 50 में उसको 10 और प्लस करना था। तो जो T2 आया, T2 जब रीड करने जाएगा तो अब वो अगर वो रीड करता है तो उसको 50 मिल जाएगा, राइट? बट आप इसने 10 अगर इसने राइट कर दिया तो 60 वैल्यू हो जाएगी, और इसको अगर 20 और राइट करना था तो वैल्यू वुड बी 80। भाई तो पूरा इनकंसिस्टेंट स्टेट हो गया। नहीं कुणाल, Kunal, नहीं। actually out of 4 transaction, 1 will succeed. यस, And then three will retry, and then out Yes. of 3, 1 will succeed. That will be the process. करेक्ट। हाँ, तो वही तो फिर मेजॉरिटी सक्सेस कैसे हुआ? 4 में से आप कह रहे हो एक ही सक्सेस होगा, तो But ऑप्टिमिस्टिक complete कैसे हुआ? starvation नहीं है ना. तुम भी अज्यूम कर रहे हो ना कि हर जितने ट्रांजेक्शन है सबके सब एक ही रो में राइट कर रहे हैं, एक ही आईडी को अपडेट कर रहे हैं, दैट्स योर असम्पशन। Yes, नहीं, yes. तो लेट मी से कि जैसे ये 4 ट्रांजेक्शन थे, तो मेरे पास पहला ट्रांजेक्शन आया, मैं लॉक ले लिया, उसके बाद बाकी 3 जो है वेट कर रहे हैं। नहीं, लॉक तो है Lock नहीं, नहीं है, इसमें लॉक है ही नहीं कुणाल। नहीं इसमें भाई, सिर्फ read है, मैं read. तुम्हें मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस अप्रोच को Okay. लॉकिंग से, पेसिमिस्टिक लॉकिंग से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो उसमें क्या हुआ कि T1 ने लॉक ले लिया, फिर T2 ने राइट किया, सॉरी T2 T3 T4 वेट कर रहे हैं। अब T1 ने अपना लॉक लेके परफॉर्म कर दिया एक्शन, उसके बाद फिर T2 अपना परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो इसमें भी तो आपके सक्सेस हो ही रहे हैं ना। लेकिन वेट किए ना वो लोग। वेट किए ना सबके सब, यहाँ एक ही वेट किया, वहाँ 3 वेट किए 4 में से, मतलब तो वो यू आर अज्यूमिंग के मैक्सिमम ट्रैफिक जो है एक ही डेटा को अपडेट कर रहा है, ये अजम्पशन पे तुम इसका निष्कर्ष निकाल रहे हो। रादर के रियल टाइम सिनेरियो में शायद ऐसा नहीं होता होगा, जितने भी नहीं, ट्रांजेक्शन तो मैं वही वाला केस ले रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि InnoDB का है, उसमें रो लेवल लॉकिंग है, तो मैं एक ही डेटा की बात, पेसिमिस्टिक में भी एक ही डेटा पे आ जाएगी बात। उस रेंज ऑफ रोज के लिए जिस रेंज पे वो ट्रांजैक्शन वर्क कर रहा है, तो या वो तो अपनी रेंज को ही लॉक करता है ना। पेसिमिस्टिक में भी ऐसा थोड़ी ना वो सारी दुनिया को लॉक कर दिया नहीं, वो। बट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक में क्या होगा कि लेट्स से कि एक ने रीड किया डेटा, ठीक है, T1 ने, अभी वो मॉडिफाई कर ही रहा है, ठीक है, बीच में किसी और ने आके राइट कर दिया, ठीक है, और इसके पहले अगर 3 ने रीड किया हुआ है ये राइट के पहले, ठीक है, और उसके बाद अगर वो आते हैं तो उस केस में वो तीनों फेल होंगे, अगर किसी और ने आके बीच में राइट कर दिया है तब। नहीं, इसमें क्या है ना गाइस, हमने हेड्स अप ले लिया है,
सब लोग पढ़ते हाँ, हैं, मैं समझ गया। बल्ला नया है ये। वो समझ गया, ये आइसोलेशन लेवल्स ही है और कुछ नहीं है। सर बताएंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें ये जो बताया रिपीटेबल रीड्स है, इसके अलावा स्नैपशॉट होता ही है कि अपना सब स्नैपशॉट लेके काम करते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट रिस्ट्रिक्ट होता है सीरियलाइजेबल, वो हम यूज करते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट होता है रीड कमिटेड, वो ये होता है कि कमिटेड डेटा को रीड करता है। वो सर घुमा फिरा के वही है। अभी हम देखेंगे कि आप उसमें क्या नया लेके आ रहे हो। तो ठीक है, सो बिरजू आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम लोग नहीं कर पा रहे उसको अभी। या अभी इसको हम कर भी नहीं पाएंगे। काफी अच्छा कर रहा है, इसमें मजा आता है कर करके देखो एक साथ ट्रांजेक्शन चला चला के। तो अच्छा, ये इंडेक्स में ना एक कवरिंग इंडेक्स आता है, वो जनरली हम क्वेरी के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके डेटाबेस में 30 कॉलम्स हैं, आपने 2 कॉलम पे इंडेक्स बनाया है, तो जब आप उन 2 कॉलम पे वेयर क्लॉज में फिल्टर लगाएंगे तो आपका इंडेक्स यूज होगा। आई मीन आप मतलब कि सेलेक्ट में उन 2 कॉलम्स को सॉरी वेयर क्लॉज में लगा रहे, बट सेलेक्ट में आप बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हो, कर ही रहे हो तो जाएगा रो पेजेस से डेटा उठाएगा और आपको ले आएगा, है ना, बाकी कॉलम्स के लिए। जनरली अगर आप ऐसी क्वेरी लिख रहे हो जिसमें आप उतना ही डेटा सेलेक्ट कर रहे हो जितने के लिए जितना इंडेक्स पे अवेलेबल है, तो वो आपकी क्वेरी को कवर कर रहा है ना, वो आपका इंडेक्स, उसे कवरिंग इंडेक्स बोलते हैं। ये फर्जी का इंडेक्स है नाम दे दिया इन्होंने, बट इसको बनाने के तरीके की वजह से इसे अलग दे दिया गया है। कि जब जैसे कि आपने ना, आप एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरी है आपके यहाँ जो कि मोस्टली हर कोई एग्जीक्यूट करता है या हर ऐप उसको एग्जीक्यूट करता है, तो आप ऐसा कर लो कि वो मतलब वो फ्रीक्वेंट क्वेरी में जैसे 5 कॉलम आ रहे हैं टोटल मिला के, सेलेक्ट प्लस वेयर, तो आप उन कॉलम्स को वो कर लो, इंडेक्स पे अवेलेबल कर लो उन कॉलम्स का डेटा, ताकि वो पेज से जाके ना उठाए। उसमें तरीका क्या है बनाने का कि आप चाह रहे हो कि 3 कॉलम वो सेलेक्ट में आ रहे हैं, बट वेयर क्लॉज में 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम में वेयर क्लॉज में और 3 सेलेक्ट में है, तो जो 2 वेयर पे है ना उनका इंडेक्स बनाओ जो आपके इस बीच वाले इंटरमीडिएट नोड्स पे हो, जिन पे वो फिल्टर करके जाए। और लीफ नोड्स पे जब आओ, ये नॉन क्लस्टर की बात हो रही है, क्लस्टर की भूल जाओ अभी। जब आप लीफ पे आओ तो वहां पे ना बाकी जो 3 सेलेक्ट में थे उनका भी डेटा रख लो। तो जब आप लीफ पे आओगे तो फिर आपका पूरा मिल गया ना सब कुछ। 3 आपके जो सेलेक्ट में थे वो उनका डेटा मिल गया, वेयर से तो आप फिल्टर कर ही रहे थे, वो हो गया। तो आपकी क्वेरी को इंडेक्स ने ही हैंडल कर लिया, ये फिर गया नहीं डिस्क पे उसको उठाने पेजेस से डेटा। तो इसको कवरिंग इंडेक्स बोलते हैं। तो बनाते कैसे हैं ये इसको ऐसे, जैसे कि जब आप बनाते हो ना तो इसको ऐसे लिखते हो कि क्रिएट इंडेक्स ऑन वो जो 2 कॉलम आपका ई और एफ है, इंडेक्स का नाम होता है यहाँ पे जनरली पहले, और फिर ऑन लिखते हो, और इसके बाद ना इंक्लूड लिख देते हो। ऐसे इंक्लूड, हाँ ऐसे ये उसमें भी बनता है, MySQL में भी बनता है। ये मैं MS SQL का सिंटेक्स बता रहा हूँ। इसमें आप ABC लिख देते हो ऐसे। जैसे आपने लिखा कि सेलेक्ट A, B, C फ्रॉम टेबल वेयर E इक्वल टू समथिंग है और F इक्वल टू समथिंग है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना, ये डेटा आ गया आपका इंडेक्स से उठ के, तो इसे कवरिंग इंडेक्स बोलते हैं। जनरली जब आपकी चीजें स्लो चल रही है ना, तो लोग एक ऐसा कवरिंग इंडेक्स बनवा देंगे कि देखो सब फास्ट हो गया। ये मतलब बहुत बेवकूफी वाला इंडेक्स है और बहुत लोग यूज करते हैं। ऐसे लोग क्वेरी चला के और इंडेक्स बना के ना पूरा टेबल का कचरा कर देते हैं 50 इंडेक्स बन जाते हैं टेबल पे। हर कोई अपने क्वेरी के लिए कवरिंग इंडेक्स बना के फिरा है। ब्रिजेश, इंक्लूड में कॉलम डालना या फिर पूरा नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स में डाल देना, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि जैसे यहाँ पे अगर ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारे ई और एफ का डेटा ही है इंटरमीडिएट नोड्स पे, रूट और इंटरमीडिएट नोड्स पे। सिर्फ लीफ पे है ये पांचों का डेटा। ABC और E और F तो मतलब हर जगह है ही। लेकिन जब आप क्रिएट इंडेक्स ऑन ABCDE, F कर दिए तो ABCDEF हर एक पेज पे है, इंटरमीडिएट पेज पे वैल्यू, समझे? वो की के साथ इंफॉर्मेशन रहेगी ना, अगर की में डाल दिया ABCDEF को तो। कोई भी बनाते हो ना, कोई भी इंडेक्स
ऑन नहीं, मेरा बस ये था इंक्लूड एबीसी करने का फिर फायदा क्या हुआ? इंडेक्सिंग में तो उसको यूज कर नहीं रहे हैं। नहीं, वो बॉटम पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें रो से जाके फेच नहीं करना पड़ेगा। एक लुकअप ही तो है, लुकअप इतना कॉस्टली होता है क्या? हाँ नहीं, अरे यार जैसे एबीसी, अब मान लो टेबल में तो हमारे पास मतलब हजारों कॉलम्स होते हैं, मेरे टेबल में तो 4000 कॉलम भी हैं। उसने जितना मैक्सिमम लिमिट है सब यूज कर लिया था। सो अब जैसे आप मतलब वही सिलेक्शन की बात हुई ना कि वही पेजेस का रीड करने की बात हुई। डिस्क, आई थिंक डिस्क थ्रूपुट की भी बात हो सकती है कि ना जाए वो डिस्क पे रीड करने और वहीं से आ जाए। कितना कॉस्टली है वो मतलब सब्जेक्टिव चीज हो गई प्रैक्टिकल वाली की कि कितना देखा जा रहा होगा, क्या पर्पस होगा इसको बनाने के पीछे। नहीं, मैंने भी उसको पढ़ा कि लीफ नोड पे डेटा स्टोर करता है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा अगर एक्चुअल जाके मुझे एड्रेस रो का पता ही अगर वहां जाके रीड करूं तो। वो पता करना भी तो है ना एक चीज, जैसे कि पता ही है। नहीं, अब जैसे ई, सिर्फ ई और एफ रहा होगा मान लो यहाँ पे, तो ई और एफ यहाँ से गया, फिर उसके बाद किसी दूसरे कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स बना होगा और क्लस्टर इंडेक्स के उसका एड्रेस होगा। मान लो क्लस्टर है कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है ना। जरूरी नहीं कि हर कोई क्लस्टर इंडेक्स बना के रखता भी है। तो हाँ, तो फिर वो अगर प्राइमरी की है तो प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स होती है। हाँ ठीक है, वो समझ गए, मतलब प्राइमरी की बनाई है तो वैसे तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि प्राइमरी की बना लो। तो ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि उस ट्रैवर्सिंग में यहाँ से ई और एफ से फिर वो जंप करके बी ट्री वाला, सॉरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स वाला बी ट्री ट्रैवर्स किया और उसके लीफ पे जाके तब डेटा उठाया। तो वही है, एक एक्स्ट्रा ट्रैवर्सिंग हुई जो यहाँ पे नहीं हुई, तो लीफ पे आके मिल गई उसे। ओके, तो भाई मतलब पर्पस वही है। तो आई थिंक ये कवरिंग वाला तो हो गया क्लियर। मोस्टली यही होते हैं इंडेक्स, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और कवरिंग। ये भी सेकेंडरी इंडेक्स होता है, बाकी और ज्यादा और लोग नाम रख लेते हैं, मतलब डेटाबेसेस वाइज है कि आपका एक एक्सएमएल टाइप का वो भी होता है, डेटा टाइप स्टोर करने के लिए एक्सएमएल को ही, तो उसी पे इंडेक्स बना देते हैं, एक्सएमएल इंडेक्स। एक्सएमएल तो अब बहुत आउट ऑफ पिक्चर हो गया, पुरानी कहानी हो गई, कौन रखता है ये। और क्या, इंडेक्सिंग में इंसर्ट स्लो हो गया तो आप जैसे डिलीट जब आप कर दिए कुछ डेटा तो इंडेक्स वो हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। तो आप उसको जो आपके डीबीएस होते हैं वो मेंटेनेंस चला चला के इंडेक्सेस को आपको रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन ना हो। अगर आप जैसे ट्रांजेक्शन है, आप ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंट इंसर्ट अपडेट डिलीट हो रहा है, तो जब आप डिलीट कर दिया करोगे तो ऑटोमेटिक जैसे यहाँ से चीजें खाली हो गई ना, कुछ वैल्यूज खाली हो गई, तो वो अपने आप उसको वो करके बैलेंस आउट नहीं करता ना वो वहाँ पे। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है कि डिस्क पे कोई पेज खाली हो गया तो कभी कोई आके उसको इंसर्ट कर देगा, नहीं तो वो फ्री वहाँ पे वो लोकेशन रहता ही है। हो गया कि और पढ़ना है? तुम बताओ, कवर हो गया क्या पूरा? डिस्कशन के ऊपर है, हम लोग कितना क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। ठीक है, आज तो आई थिंक स्टॉप कर सकते हैं, 1.5 घंटा हो गया। यूज नहीं किया है कवरिंग इंडेक्स कभी? अरे सर, कवरिंग तो बहुत यूज करते लोग। ये लॉजिकल टर्म ही है, अलग से कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ, अलग से कुछ नहीं है। ब्रिजेश मुझे वो, अच्छा ठीक है, स्टैट्स वाले तुमने बताया क्या ऊपर? मैं मिस कर गया था। स्टैटिस्टिक्स नहीं बताया मैंने। देखो, हाँ तो पराठे खा लो आलू के। स्टैटिस्टिक्स को ऐसे देखोगे कि जनरली जब भी हम इंडेक्स नहीं, कॉलम पे भी बन जाता है ये, इंडेक्स पे तो बनेगा क्योंकि इंडेक्स में कॉलम आते हैं। तो इंडेक्स स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, ये बेसिकली हिस्टोग्राम टाइप की चीज होती है जो हेल्प करती है आपके
क्वेरी को डेटा लाने के लिए। तो स्टैटिस्टिक्स पे यार एक अच्छा सेशन बाद में लिया जा सकता है, बट एनीवेज हिस्टोग्राम में मतलब ये बताएगा कि जो जैसे आपने ना आपके टेबल में 5 कॉलम थे, तो आप कुछ कॉलम्स को हमेशा वेयर क्लॉज में यूज करते हो, तो डेटाबेस अपने से एक स्टैट्स बना के रख देता है कि इस कॉलम के इस रेंज की वैल्यूज मेमोरी में इधर पड़ी होंगी, मेमोरी में या कैसे भी इसी तरह से मान लो कि ये एक तरह से हेल्प करने के लिए होता है, डेटा रिट्रीव करने के लिए। हिस्टोग्राम जो भी नहीं बनाते हैं कि इस रेंज के लिए ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, सो वैसे ही एक बना के रखता है मेमोरी में। और जैसे ही आपकी क्वेरी फायर होती है ना, तो जो आपका ऑप्टिमाइजर होता है इसको यूज कर लेता है स्टैट्स को, और ये हेल्प करते हैं डेटा को फास्ट रिट्रीव करने में। और इसमें इंटरनल्स भूल गया मुझे और बहुत कुछ नहीं बता सकता। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो ये मतलब ऑप्टिमाइजर खुद डिसाइड करता है, हम भी कह सकते हैं ये स्टोर करो, या मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, हम लोग कुछ कहें? नहीं, हम नहीं कर सकते, बट सर ये होता है कि मेंटेनेंस वाले जो होते हैं हर वीक स्टैटिस्टिक्स अपडेट किया करे रखते हैं, क्योंकि स्टैट्स पहली चीज होती है जिसको ऑप्टिमाइजर यूज करता है उस क्वेरी से डेटा लाने के लिए। अगर आपका स्टैट्स आउटडेटेड है तो आपकी क्वेरी वो ऐसे ही स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो स्टैट्स के बेसिस पे जाएगा, उसको डेटा वहां नहीं मिलेगा, फिर वो और तरीके लगाएगा, खोजेगा। तो ये काम डीबीए करते हैं, तो मतलब कुछ मैनुअली ये सब करना पड़ता है क्या? मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता क्या? ऑटोमेटिक क्वेरी से ही होता है, कमांड से ही होता है, बट मेंटेनेंस वाले आपने सुना होगा ना कि वीकली मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो अपना जॉब बनाए रखते हैं, उसमें कमांड डाले रहते हैं। लाइक एक कमांड होगी उनकी, इंडेक्स रीऑर्गेनाइज, इंडेक्स का नाम डाल दिया, तो हर वीक वो इंडेक्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स अपडेट करते हैं। ये 2 काम तो उनकी जॉब होती है, मतलब चला देते हैं जॉब को। वो हर वीक उनकी स्केड्यूल होती है, चलती रहती है, और उस बीच में आपका जनरली डेटाबेस बोलते हैं कि एक्सेसिबल नहीं रहेगा या जो भी। ये 2 काम उनका रेगुलरली होता रहता है, करते रहते हैं मेंटेनेंस विंडो में, स्टैट्स अपडेट करना और इंडेक्स को रिऑर्गेनाइज। अच्छा, टेस्टिंग। अभी हमने मतलब वो नहीं देखा इसमें कहीं भी एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह कैसे रीड करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है एक सेशन रखेंगे तब, और ये वाली चीजें मैं वो करके प्रैक्टिकली डिस्प्ले करा के दिखा दूंगा कैसे रीड करते हैं एग्जीक्यूशन प्लान। एग्जीक्यूशन प्लान वही होता है जब एक क्वेरी से वो कहाँ से डेटा ला रहा है, वो उसमें थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस में दिखता है। MySQL में वो ग्राफिकल नहीं दिखेगा उन्होंने ऐसी फैसिलिटी नहीं बनाई है। अब आई डोंट नो कितना उन्होंने सपोर्ट दिया वर्कबेंच में, पहले तो नहीं था वर्कबेंच में भी। और यहीं पे MS SQL सबसे आगे रहता है, क्योंकि उसके जो टूलिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, रिचेस्ट है पूरे उसमें DB वालों में। Oracle से भी अच्छी टूलिंग है उसकी। SQL प्रोफाइलर बहुत ही पावरफुल है। हाँ, मतलब काफी कुछ है उसमें। तो हल्का हल्का याद आ रहा है, 2 साल हो गए, कुछ याद आ रहा है। अरे मेरे को भी उतने हुए आसाम में। मैं जल्दी भूलता हूँ ना, मैं अपना ही कोड लिखा हुआ भूल जाता हूँ 1 महीने में। सर DB से पूरा ही आउट ऑफ टच रहा हूँ मैं, मतलब 2.5 साल से। नहीं तो ये सब चीजें बहुत ही क्विक थी, मतलब मुझे मेरे को याद आ रहा है एक बार मैंने कोई इशू पकड़ा था एग्जीक्यूशन प्लान देख के, कि अच्छा। उसमें कोई तो क्वेरी का रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, और प्रोडक्शन में था, मैं कैसीनो में ही था, तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा। तो मैंने एग्जीक्यूशन प्लान देखा, तो उसमें पता चला कि वो इस टेबल से इस रो को फेच कर रहा, वहां नल पड़ा हुआ है उसकी वजह से। और मैं प्लान ना देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगा कि बहुत पावरफुल है भाई MS SQL कभी कभी। हाँ, ठीक है, डिनर करते हैं अब। ठीक है। हाँ, तो आई थिंक बस ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट अभी कवर हुआ है या इसके लिए और सेशन की जरूरत है। एक सेशन और जरूरत है। जरूरत हाँ, है। तो उसका मतलब उसमें क्या टॉपिक होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए उसका? प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे आई गेस। हाँ, प्रैक्टिकली दिखाएगा वो सब कुछ। अच्छा, हाँ, मतलब अभी थ्योरी हुआ है, अभी प्रैक्टिकल तुम दिखाओगे, राइट?
हाँ बट वो इस वीकेंड तक करते हैं क्योंकि मुझे हाँ नहीं पता मैं बना पाऊंगा ये सब हाँ चीजें। नहीं तुम अपना टाइम बता दो अपने हिसाब से। हाँ वीकेंड रखो वीकेंड। ठीक है सैटरडे ठीक है 3 to मुझे 5। तुम उसमें ये भी कवर करोगे क्या कि क्या? सब क्वेरी लिखना सही है या फिर ज्वाइन लिखना सही है, ये सब? चलो देखते हैं कितना कर पाते हैं, ट्राई कोशिश करता हूँ। ठीक है तो ये तुम्हारा सैटरडे 3 to 5 का है एजेंडा। कोई involve बाकी आप कल पुनीत लोग सर आपका मैं ये कहूंगा कि जितने लोगों के दिमाग में चीजें आ रही है ना कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है डीबीएमएस में, जो उन्हें जानना है तो वो डाल दो इस डॉक्यूमेंट में। आरटीबीएमएस से रिलेटेड में व्हाट्सएप पे भी एड्रेस डाल सकते हैं, याद आ जाए अगर तो व्हाट्सएप पे डाल दो बेटर। नहीं सर वो डॉक में लिख देना, नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, कोलेट करना पड़ेगा। अब ये बताओ नहीं सर कल का रख लें आपका ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल। यार मैं इनफैक्ट कब वेडनेसडे थर्सडे कुछ नहीं करूंगा, फ्राइडे के बाद से ही कुछ करेंगे यार, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ 3 दिन काफी ज्यादा। अच्छा सर कल मत रखो, अभी इतना सब हो गया, डाइजेस्ट भी तो करना है इन सब चीजों हाँ को। अब आई थिंक फ्राइडे तक, थर्सडे तक कुछ नहीं यार, फ्राइडे से स्टार्ट कर दूंगा मैं तो। खैर इनफैक्ट अगर तुम लोग करोगे तो रिकॉर्डेड ही सुन पाऊंगा, 3 दिन काफी ज्यादा बिजी रहूंगा। नहीं तो कोई हम लोग ऐसे रख लेंगे, कोई डिजाइन का रख लेंगे। हाँ डिजाइन का भले ही रख लो। डिजाइन का मतलब जरूरी नहीं है, कोई मिस भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट सेशंस है। हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो डाउट। हाँ हाँ तो डिजाइन कोई रख लेना, बाकी फिर सैटरडे के लिए प्लान कर लेंगे, सैटरडे को या संडे को जो भी प्लान बनेगा। मे बी सैटरडे ही कैन डू, संडे आई कैन डू, टाइप्स कर लेंगे। ठीक है तो नहीं फिक्स करते हैं, संडे आप करोगे बिरजू सैटरडे करेगा, फाइनल है। ठीक है और ये कर ले कल का ये रख ले गाइस मोनोपोली, बाकी लोग रख लो। ठीक है कल चलो मैं शायद ज्वाइन ना कर पाऊँ। लो कोई नहीं बिरजू ये अजीत कल- ये तो ठीक है कल मोनोपोली आराम दे दो, परसों कर लो। हाँ सर परसों कर लो। ठीक है चलो परसों 9 to 10 मोनोपोली, ठीक है बाकी सैटरडे ब्रिजेश का सेशन, संडे पुंडी सर का सेशन। ओके कूल है, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय। 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 रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो। अरे हाँ भूल गया।